कोई चिकित्सा पे काम कर रहा है, कोई अपने देश के नेतृत्वशाला, अपने देश की राजनीति के लिए काम कर रहा है। हर तरह के विभागों में काम चल रहे हैं और सभी लोग अपना अपना अच्छा इंतजाम करके काम कर रहे हैं, जिससे कि सहकारिता को एक अच्छा बढ़ावा मिल रहा है। अब हमारे देश में हमारे जो सहकारिता मंत्री हैं, माननीय श्री अमित शाह जी, उनका ये कहना है कि घर घर गांव गांव पे सबको रोजगार मिले, कोई भी बेरोजगार न रहे। इसके लिए हम लोग अपनी समितियों के द्वारा छोटे छोटे और बड़े बड़े उद्यम लोगों को लगवा रहे हैं। इसमें हमारे लखीमपुर खीरी के गौरव गुप्ता जी ने अभी तक 430 उद्यम उत्तर प्रदेश और 4 स्टेटों में लगवाए हैं और अच्छा कार्य सहकारिता के माध्यम से कर रहे हैं और लोगों को आगे करने की तैयारी भी बता रहे हैं कि कैसे कैसे करना है। कल उनका बीच में जुड़े थे हमारे और उन्होंने सभी लोगों को सारी बातें अपने हिसाब से बताई थी। हमारे बीच में सभी लोग जो जुड़े हुए हैं वो सब महारथी हैं अपने अपने क्षेत्र के। जो जिस मामले में जुड़ा है, हमारे महाराष्ट्र से सुभाष नालांगे जी हैं, जिन्होंने ऐसा एक मॉडल तैयार किया है अपने महाराष्ट्र में कि एक दिन बता रहे थे कि ये तो भाई साहब जो हैं वो 12 फीट का अरहर का पेड़ तैयार कर रहे हैं। और अरहर का पेड़ ही नहीं, ऐसी ऐसी इन्होंने चीजें वहां पे उपलब्ध करा दी हैं महाराष्ट्र में कि हम लोगों को सुन सुन करके अब वहां जाने की इच्छा हो रही है कि जा करके भाई साहब के किए हुए कार्यों को हम देखें और उसी तरीके का कुछ व्यवस्था हम भी अपने उत्तर प्रदेश में बनाएं और जो जिस प्रदेश से है उस प्रदेश में बनाएं। तो हम सभी लोग लगभग कई प्रदेशों से जुड़े हुए हैं और अपने कार्यों में लगे हुए हैं, जिससे कि मैं कानपुर का निवासी हूँ और कानपुर गौशाला सोसाइटी जो आज के करीब 9 साल पहले माफियाओं के द्वारा अधिग्रहण कर लिया गया था, उसका कब्जा कर लिया गया था, जिसका संघर्ष मैं आज भी लड़ रहा हूँ और तत्पर हमेशा लड़ता रहूंगा जब तक उन माफियाओं को कानपुर गौशाला सोसाइटी से हम बाहर नहीं कर दे सकते हैं। आज अभी लेटेस्ट घटना है मेरे साथ में, वहां का जो सभापति है तिलक राज शर्मा, उससे मेरी बात हुई क्योंकि 6 तारीख को मैंने एक लेटर जारी किया था कि कानपुर गौशाला सोसाइटी को व्यवस्थित तरीके से चलाने में जोन जोन सी शिकायतें मैंने करनी थी करके पूरे 31 पदाधिकारियों को मैंने वो लेटर जारी किया था, जिसकी एक बैठक भी हुई थी जिसमें महाशय सुनील गुप्ता वगैरह आए थे और ये हुआ था कि इसका निराकरण होगा। आज जब मैंने तिलक राज शर्मा जी से फोन पे बात करी तो कहने लगा कि ये तो कमेटी करेगी, जिस भी पदाधिकारी से बात करो कमेटी की बात करता, कमेटी है क्या। आज हम सहकारिता के माध्यम से कोई काम करने अगर निकले और हम 10 लोगों की सहकारिता में मेन भागीदारी है और अगर हमारा कोई सदस्य या बाहरी व्यक्ति अगर हमसे ये पूछता है कि ऐसा काम क्यों हो रहा है आपके बीच में, तो हम ये कह देंगे सहकारिता जाने या कमेटी जाने। ये कोई जवाब होता है क्या। जिम्मेदार व्यक्तियों का ये होता है कि वो उस चीज को तुरंत निष्पादित करें, उसकी व्यवस्था करें, उसको सही करें और सही करके जो कमियां हैं उसको दूर करें। उसके बाद मैंने अभी अपने लेख में कल लिखा था कि कानपुर गौशाला सोसाइटी की जो भी दिक्कतें हैं अगर 10 जून तक दूर न की गई तो जन आंदोलन होगा और सभी पदाधिकारियों के घरों का घेराव किया जाएगा। उस पर चिरगराज शर्मा मेरे से बोलता है कि मेरे घर के अगल बगल दिख जाना तो मैं टांगे तोड़वा दूंगा। तो मैं इस मंच के माध्यम से हमारे ओम प्रकाश जी और भी भाई कानपुर के यहाँ जुड़े हुए हैं या नहीं जुड़े हैं, तो उनको ये बता देना चाहता हूँ कि जन आंदोलन जब चालू होता है ना, जब बड़ी बड़ी ताकतें सिमट जाती हैं, तो ये जो दारू माफिया तिलकराज शर्मा कानपुर गौशाला सोसाइटी का जो अध्यक्ष बना बैठा है, इसको हमको सभी को मिल करके कानपुर गौशाला सोसाइटी से हटाना है। अगर ये अपने
असली माँ बाप की औलाद है तो मेरी टांगे तोड़वा के दिखाए। आज 1 घंटे पहले मेरी बात हुई है, इसको मैं 1 महीने का समय अभी देता नहीं। हूँ और अपने सभी भाइयों से ये अनुरोध करता हूँ कि सहकारिता के माध्यम से जो भी काम करें बहुत ही साफ सुथरा काम करें, जिससे कि कोई भी दिक्कत कभी भी किसी के विषय में किसी को ना प्राप्त हो, और अच्छे से काम करते रहने से ही हमारी जो है स्थिति अच्छी बनेगी। ये आवाज कैसी आ रही है? बीच में आवाज आ रही है, कृपया अपना अनम्यूट करिए फोन। आवाज किसकी आ रही है? हमारी आवाज आप लोगों को आ रही है? हाँ हाँ, आ रही है, आ रही है। बीच में जो क्या नाम है डिस्टर्बेंस है। बताओ ना मेरे को फटाफट, मेरा मीटिंग चल रहा है यार। ओ अरे हाँ, सचिन जी, तो सचिन पाटिल उसमें जी अपना देख के माइक बंद बताओ करिए। मेरे को क्या है, क्योंकि वो ओ भाई सिम्बा साहब, सचिन सचिन पाटिल जी पाटिल अपना जी, माइक बंद करिए। का फाउंडर मेरा जानने वाला है, अभिषेक मुजुमदार। जी इनका माइक म्यूट तो ये करिए। लेडी का नाम क्या है, मुजुमदार है क्या है? ओहो, ओ हाँ सचिन यार, जी, ये लोग बात करने लगे। ओ सचिन पाटिल जी, सचिन फटाफट सचिन बता दे। पाटिल सचिन पाटिल सचिन पाटिल, मैं फॉर्म आवाज आवाज आ रही है आपकी ओर से। अभिषेक जी किसी को दूसरे को होस्ट बनाइए, जिससे कि कंट्रोलिंग हाथ में आवे। हाँ, तो मैं कह रहा था सहकारिता, आज जो हमारा विषय है सहकारिता है, यानी कि सबको साथ जोड़ करके काम करने की जरूरत है। हर किसान भाई को, हर मजदूर भाई को, हर उस गरीब व्यक्ति को जो हमारे पहले पावदान पे खड़ा है, उसको शिखर तक ले जाने का काम सहकारिता करती है। सहकारिता में सभी लोग अच्छे से काम कर रहे हैं, और हमारे कई भाई और मित्रगण जो हैं वो अपनी नई सहकारिता समिति बना रहे हैं। हमने तो अभी एक सहकारी समिति जो फेडरेशन से रिलेटेड है, पूरे भारत में काम करने का जिसके पास पावर है, उससे टाई अप करके अपना काम हम 15 जून से शुरू करेंगे। ये हमने अपने बीच के सभी साथियों को सूचित कर दिया है, और उसमें जो भी फॉर्मेलिटीज हैं उसको करके, और कानपुर ब्लॉक, कानपुर नगर में अपना जो कल्याणपुर ब्लॉक है उसको एडॉप्ट करके उसके आसपास के जितने भी ग्राम सभाएं हैं, किसी एक ग्राम सभा को, भौंसी ग्राम को हम एडॉप्ट करके उसको एक मॉडल गांव बनाने का काम करेंगे। उसके पास में ही जैसा होगा, एक एक ग्राम को जब हम मॉडल ग्राम बनाएंगे सहकारिता के माध्यम से, तो लोगों को दिखेगा और काम होगा। क्योंकि किसी भी नई योजना को लेकर के जब हम किसानों के बीच में जाते हैं तो वो कभी भी जल्दी से तैयार नहीं होते। जैसे नेपियर की बात आती है, आज भी मैंने नेपियर के तमाम लोगों के संपर्क में आकर के बात किया कि नेपियर तो लगाने के लिए मेरे पास बहुत जमीनें हैं, और जितनी जमीनें चाहिए उस पर हम लोग मिल करके सब लोग काम करें, और अच्छे से काम करते हुए लोगों तक ये बात पहुंचाएं कि नेपियर में काम करने से कितना लाभ है। 1 हेक्टेयर, मैंने आज प्रिंस जैन से भी बात करी थी कि आप मेरे साथ मिल करके कितनी जमीन में नेपियर लगवा सकते हैं। अभी तक मेरे को कोई जवाब नहीं मिला। खाली बातों से कुछ नहीं होना है, काम करना पड़ेगा। 20 बीघे जमीन हमारे पास कानपुर में तैयार पड़ी है, जिसमें कि हम नेपियर लगवाना चाहते हैं। अगर कोई भाई नेपियर के परफेक्ट में काम करना चाहता है या और कोई परिकल्प लाना चाहता है, तो उसका हमारे साथ स्वागत है। इंदौर में 40 बीघे जमीन है, मानिकपुर में 300 बीघे जमीन है, 1300 बीघे का गौ सदन है। आप सभी लोगों को इसलिए मैं ये बता रहा हूँ कि हम जब सहकारिता के माध्यम से काम करना चाहते हैं, तो क्यों ना हम लोग सब लोग मिल करके एक साथ में काम करें और अपने सारे सोचे हुए सपनों को पूरा करें। और जितनी भी हमारे देश की समस्याएं हैं, तो सरकार से हट करके हमको काम करने की जरूरत है। सरकार अपना काम कर रही है, हमको सरकार से हट के काम करने की जरूरत है। अगर सरकार को हमारे किए हुए काम दिखाई पड़ेंगे, तो सरकार स्वयं चल करके हमारी मदद करने आएगी। हमको ऐसे मॉडल तैयार करने की जरूरत है। थोड़े थोड़े पैसे लगा करके हम लोग एक बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। जो हमारे कल गुप्ता जी, गौरव गुप्ता जी ने बताया था कि कोरोना काल के बाद उनकी भी स्थिति बहुत खराब हो गई थी, फिर उन्होंने 1 लाख रुपए से काम शुरू किया। आज वो करोड़ों में काम कर रहे हैं।
तो क्यों ना हम सब मिलकर उसी तरीके से कम पूंजी वाले लोग भी मिल करके संगठित होकर के अपने काम को शुरू करें। जो जिस कार्य में माहिर है, जो वन विभाग के कार्यों को देख सकता है, पेड़ पौधों के कार्यों को देख सकता है, वो उसमें लगे। जो नदी तालाब दुआ सकता है वो उसमें लगे। जो पशुओं का संरक्षण कर सकता है उसमें लगे। जो गौ माता की सेवा कर सकता है वो उसमें लगे। सभी प्राणियों को संसार में जीने का अधिकार है, इसलिए हम सभी प्राणियों को जीने की पूरी उनकी जितनी भी हमसे हो सकती है मदद करने की हमको जरूरत है। आप सभी लोगों से विनम्र निवेदन है कि आप सभी लोगों को सहकारिता के माध्यम से जिस किसी भाई बहन को जुड़ करके काम करने की जरूरत है वो हमारे अभिषेक जी से संपर्क करें। हमसे भी संपर्क कर सकते हैं और आपस में मिल करके अपने अपने जिले में, अपने अपने ब्लॉक में जो भाइयों ने ब्लॉक एडॉप्ट कर लिए हैं वो अपना नाम अभिषेक जी के पास लिखवा दें, क्योंकि अब बहुत जल्दी से कार्य योजना बना करके काम करने की जरूरत है। लगभग हमारे पास हमको लगता है कि अब 100 से भी ऊपर ब्लॉक हो गए हैं, क्योंकि कल ही 75 ब्लॉकों के नाम हमारे गौरव गुप्ता जी ने दिए थे 5 जिलों में, जहाँ पे 75 ब्लॉक हैं। तो अब हमारी संख्या लगभग काम करने के लिए चालू हो चुकी है और हमको इस पे काम करने की जरूरत है। इसलिए हम अपने अभिषेक भाई से ये अनुरोध करेंगे कि अब इसकी जरूर जल्दी से जल्दी कार्य योजना बना करके हर ब्लॉक के लोगों को जिसकी जिसकी जो जहाँ ब्लॉक की जिम्मेदारियां हैं उनको सौंपी जाएं और वो अपने अपने ब्लॉक में, अपने अपने ग्राम सभा में कार्य को करें। आप लोगों के मन में अगर कोई किसी भी तरह की बात हो, आपस में चर्चा करें। हमसे कोई प्रश्न हो तो कर सकते हैं। और ये आज जो हमारा चैप्टर सहकारिता वाला है, इस पर हम चाहेंगे कि हमारे जनवेश पांडे जी आए हैं। जीवेश पांडे जी अगर कुछ बोलना चाहते हैं सहकारिता के विषय में तो अपनी बातों को हमारे बीच में रखें। जीवेश पांडे जी। जीवेश पांडे जी, आपका माइक खुला हुआ है, अगर कुछ बोलना है तो बोलिए, अदरवाइज माइक को बंद कर दीजिए। हमारे डॉक्टरजिस्ट हैं राकेश कुमार जी, सहकारिता के विषय में कुछ अपने वक्तव्य रखें, हम लोगों का कुछ मार्गदर्शन करें। राकेश कुमार जी, या जो भी भाई सहकारिता के विषय में अपना कुछ वक्तव्य रखना चाहते हैं अपना हैंड रेस करें, क्योंकि इस तरीके से सबके नाम पुकारने से किसी को बोलने का मन है, किसी को बोलने का मन नहीं है, तो उससे कोई फायदा नहीं है। आप सभी लोग अपने अपने हिसाब से बारी बारी करके अपना अपना वक्तव्य रखें। बलदेव राज जी, आगे की व्यवस्था को आप देखें। जय हिंद, जय भारत, जय सहकारिता। आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं राकेश कुमार पांडे बोल रहा हूँ आजमगढ़ से। अभी प्रेमचंद महाराज जी की मैंने बात सुनी। पहले तो यहाँ पे मौजूद सभी लोगों, आदरणीय लोगों को मेरा प्रणाम है, साधुवाद है कि गौ माता के विषय पे कार्य कर रही हैं। हमने इस वर्ष लगभग 180 बीघे में नेपियर घास लगाया है, जिसमें CO4, CO5, सुपर नेपियर, हाइब्रिड नेपियर और ऑस्ट्रेलियन पिंक नेपियर शामिल है। हमारे साथ में NK भल्ला जी हैं, जो दिल्ली में उन्होंने ये आइडिया सबसे पहले शुरू किया था। तो आजमगढ़ में करीब हमने 50 से 60 बीघे अलग अलग जगहों पे लगाया है। इसके अलावा जौनपुर में जो नहर पानी बहती है उसके साइड में हमने नेपियर लगाया है, और इसी तरीके से एक दो नहरों के किनारे जहाँ से पानी बहती है और गीलापन रहता है, बदलापुर की गौशाला में भी ऐसे लगाया है। इससे हमने जो अनयूटिलाइज जमीनें हैं उसको डेवलप किया है। तो इस तरीके से टोटल मिला के 180 बीघा अलग अलग लगाया है, जिसमें से जबलपुर में भी हमने श्रीदत्त जी महाराज जी के मार्गदर्शन में, उनके पास ऑलरेडी बीज था तो उन्होंने उसी वक्त तुरंत ही 1 एकड़ जमीन में लगवाना शुरू कर दिया था।
इसी तरीके से रीवा में और उसके आगे कटनी है, वहाँ पे भी हमने लगाया है। जबलपुर में उत्तम मेरू जी हैं, उनके वहाँ पे हमने इस तरीके से लगवाया है। मतलब कहने का मेरा अर्थ है कि नेपियर घास जो महाराज जी बता रहे थे, वो एक स्थायी चारा है और भविष्य में वह बायोफ्यूल्स बनाने के लिए इस्तेमाल होगा। किसानों के लिए ये आय के साथ साथ गौ माता का भोजन भी है, जो परमानेंट एक बार लगा दिया जाए तो 5-6 वर्षों तक चलता रहता है। केवल उसका स्थान चेंज करना पड़ता है ताकि जमीन में न्यूट्रिशन बना रहे। इस विषय को लेके पिछले 5 साल से हमने किया है और ये बहुत बढ़िया घास है। और इस घास के अलावा एक हमारा देसी घास होती है जिसे कहते हैं जिंजोवा। ये जिंजोवा घास पे भी हम लोग काम कर रहे हैं। और अगर आप लोग अपने तालाब में इस वक्त देख रहे होंगे, जो उत्तर भारत में रहते हैं खासकर, वहां पे एक ग्रीन कलर की इसी वैरायटी की एक रनर घास आती है। उसको शमशाबाद वगैरह, जो शमशाबाद का इलाका है, वहाँ पे कॉमर्शियली इसको प्रोड्यूस किया जाता है। तो जो दीदी पूनम कपूर हैं, उनकी गौशाला में ये रोज 15 से 20 टन आता है और ये उत्तर भारत में आमतः तालाब के किनारे ये घास देखी जाती है। इस घास पे भी हमने काम करना शुरू किया है, क्योंकि नेपियर घास जो मेरी नॉलेज के हिसाब से है, उसे एलिफेंट ग्रास भी बोलते हैं और वह विदेशी घास है। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि जो हमारे स्थायी घास है, जैसे जिंजोवा, और वो है जो रनर घास तालाबों में मिलती है, उसका एग्जैक्टली मुझे नाम नहीं पता है, लेकिन उसके कई एक्सपेरिमेंट्स मैं कर चुका हूँ और बहुत सक्सेसफुल रहा हूँ। तो इन घासों पे भी हमें ध्यान देना है। अब बात रही लगाने की, तो महाराज जी आपके पास में 20 बीघा है। मेरा आपसे निवेदन है कि आप वहाँ पे स्थानीय लोगों की मदद लेकर सो स्वतः ही लगाइए। केवल जमीन तो हमारे पास ऐसे भी हमने उपलब्ध करा ली है, जो सड़क के किनारे हैं, तालाबों के किनारे हैं और ये जो सरकारी नहरें हैं। इससे क्या होगा कि ये अगर लग जाते हैं तो अगर आम पशुपालक भी इस्तेमाल करता है तो हमारा कोई नुकसान नहीं है। और जो हमारी निराश्रित बेसहारा गौवंश है, वह जब नहरों के पास जाते हैं तो पानी भी पीती हैं और घास भी खा लेती हैं। ऐसा ही कुछ एक्सपेरिमेंट्स हमने, ये जो 2-3 जगह मैंने बताया आपको, बदलापुर और जौनपुर है। अभी हमने इसको कॉमर्शियल नज़र से नहीं देखा है, क्योंकि अभी केवल हम इसके मल्टीप्लिकेशन पे काम कर रहे हैं, ताकि अधिक से अधिक बीज निःशुल्क रूप से या फिर कम दामों में किसानों तक पहुंच सके। ऐसे ही हमारे एक किसान है मौर्य जी, जो आजमगढ़ में एक ब्लॉक है बनकट, वहाँ का एक गांव है सुनावर। उन्होंने इस घास को सैक्रिफाइशियल प्रोड्यूस के रूप में देखा है। मतलब एक ऐसी फसल जिसे वो सेक्रीफाइस कर देती है, जो बेसहारा गौवंश या निराश्रित गौवंश होता है। तो वो 2 से 3 फीट की पूरी बाउंड्री पे खेत पे लगाते हैं और उसके बीच में अपनी हरी सब्जी लगाते हैं। तो जो पशु आते हैं, जो गौमाता आती हैं या फिर नीलगाय आती है या फिर जो बेसहारा गौवंश आते हैं, वो बाहर से खा के चले जाते हैं, वो अंदर नहीं घुसते हैं। उससे उसके अंदर की फसल बच जाती है। आप इस एक्सपेरिमेंट को हरियाणा और राजस्थान में भी देख सकते हैं। जब कोई सफसली लगाता है तो बाउंड्री पे या तो बाजरा लगा देगा या ऐसी घास लगा देगा जो ऐसे निराश्रित बेसहारा गौवंशों को या पशुओं को मिल जाए और वो खा के चले जाते हैं। तो अभी फिलहाल हम इस नज़र से देख रहे हैं। तो मेरा आपसे महाराज जी एक पुनः निवेदन है, अगर आपको एक्सपर्टी चाहिए इसको लगाने के लिए तो एक्सपर्टी अवेलेबल है, लेकिन रिसोर्सेस आपको खुद वहाँ पे डेवलप करने पड़ेंगे। और ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। ईश्वर आपको लंबी उम्र और गौ माता आपको स्वस्थ शरीर दे। और बहुत बढ़िया इनिशिएटिव है और साकारिता में हमें आसपास के स्थानीय लोगों को ही मोटिवेट करना हो, तभी हम कामयाबी पा पाएंगे। मेरे ख्याल से ये वक्तव्य, ये जो मैंने बोला है वक्तव्य, मतलब जो मैंने एक्सप्रेस करने की कोशिश की है, मुझे लगता है वो बहुत क्लियर है। यदि कोई प्रश्न पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं, लेकिन मैं आपके इस प्रोग्राम को साधुवाद करता हूँ। बहुत बढ़िया इनिशिएटिव है। जय गौ माता। राकेश कुमार जी, एक बात ये है कि मेरे को जो जमीन मिल रही है सब जगह लीज पे मिल रही है, तो मेरे से लोग बोलते हैं कि मेरे को क्या मिलेगा। अब हमको आप ये मार्गदर्शन दें कि 20 बीघे जमीन में अगर हम नेपियर लगाते हैं तो उस व्यक्ति को, उस किसान को, या जो भी उस लैंड का ओनर है, उसको कितने रुपए साल में हम दे सकते हैं, जिससे कि हमारा भी नुकसान ना हो और हम गौ माता की पूरी तरीके से सेवा कर सकें। ये कानपुर गौशाला सोसाइटी की जमीन है और बहुत जमीनें हैं। जब एक जगह पर हम प्रयोग अपना सक्सेस कर लेंगे तो जमीनों की हमारे पास कमी नहीं है। मानिकपुर में भी जमीन है। हम धीरे धीरे, अभी हमको पहली जगह शुरुआत करनी है और उसके बाद आगे कदम बढ़ाना है। तो 20 बीघे जमीन के लिए
हम उस आदमी को कितने रुपए बोल दें साल में हम दे सकते हैं, ये बताइए। धन्यवाद महाराज जी। अ, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, जो 20 बीघे में आप नेपियर लगाएंगे उसका उद्देश्य क्या निराश्रित बेसहारा गौवंशों के लिए है, नहीं, या हमारी फिर अपनी उसको? गौशाला कानपुर गौशाला सोसाइटी की अपनी गौशाला है, वहां देंगे जितनी जरूरत पड़ेगी, उसके बाद बाकी उसका हम सेल आउट करेंगे। काट करके जो भी गौशालाएं सरकारी हैं जो खरीदना चाहती हैं उसको एज ए व्यापार के रूप में हम डेवलप करेंगे, और जहां भी लगाएंगे वहां अपनी गौशाला के लिए या फिर आसपास की गौशालाओं के लिए। तो महाराज जी, मैं आपके व्हाट्सएप पे पूरा प्रोजेक्ट रिपोर्ट भेज दूंगा। 20 बीघे बहुत में अगर बढ़िया, आप बहुत कॉमर्शियल देख रहे हैं जी। तो सबसे पहले आपको ना कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ेगा, ताकि कम मैन पावर में अधिक पैदावार कर चलिए, सके। वो सारी बातें आप मेरे व्हाट्सएप में भेज दीजिएगा, क्योंकि इसमें और भी लोगों को मौका मिलना चाहिए बात करने। जी धन्यवाद। अभी अब हमारे साथ मैं, हाँ, बोलिए। सुभाष नारंगे जी जो हैं, उनके कुछ विषय में जानकारी चाहेंगे, वो भी अपना कुछ अनुभव शेयर करें। नमस्कार, मैं महाराष्ट्र से बात कर रहा हूँ। आज का जो सब्जेक्ट है सहकारिता, तो सहकारिता के ऊपर ही थोड़ी चर्चा होना चाहिए। जो सब्जेक्ट है उसके ऊपर ही बोलना चाहिए। जैसे कि सहकारिता के हजारों मॉडल भारत में बन सकते हैं। जैसा अभी चारे की बात हो गई, चारे में अपना देश बहुत पीछे है। अगर आप 8-10 बार मल्टी कटिंग नहीं कर सकते तो चारे के क्षेत्र में आप सक्षम नहीं बन पाते। आपको 25 दिन के अंदर कोई भी घास की कटिंग होना चाहिए। इसलिए आप इसकी एक एफपीओ बनाओ, या ग्रुप से लगाओ, या सहकारिता के माध्यम से लगाओ, कोऑपरेटिव के माध्यम से लगाओ। चारा का जो सवाल, मैं यूपी गया था गुप्ता जी के प्रोग्राम में 11 मई को, तो सब लोग चारे के बारे में ही बोल रहे थे। तो उस टाइम ही मेरे मन में विचार आया था, और कानपुर वाले भी आए थे कुछ लोग तावरी साहब को मिलने। उस टाइम भी मैंने उनको बोला था कि मैं आपको एक मल्टी कटिंग वाला चारा भेज देता हूँ, कि जो 24-25 दिन में तैयार होता है, 6 से 8 फुट, और वो चारा आप जानवर इनको खिला दो। तो मुझे वहाँ का एड्रेस ही नहीं मिला। मैं 1 kg जो सीड है उसका सीड आपको कानपुर वाले गौशाले को देना चाहता, तो आपने आपका नंबर और वहाँ की जो व्यक्ति है उनका नंबर भी भेज दिया, तो मैं कुरियर सुबह कर सकता। मेरा जो अभी मॉडल चल रहा है सहकारिता का, सहकारिता सक्षम होने के लिए क्या करना चाहिए? तो एक तो पहले प्रोडक्शन करना चाहिए, संगठन करना चाहिए, बाद में प्रोडक्शन करना चाहिए, और उसकी मार्केटिंग भी वो सहकारिता से होना चाहिए। तो ऐसा मॉडल मैंने यहाँ खड़ा किया है कि आज हमने महाराष्ट्र में अरहर का कम से कम 12 से 15 प्लॉट ऐसे तैयार किए हैं कि वो सब दुनिया देखेगी। ऐसा मॉडल हमने सहकारिता के माध्यम से, कोऑपरेटिव के माध्यम से महाराष्ट्र में खड़ा किया। हमारे बाकी मॉडल तो बहुत है, आम का मॉडल है, खजूर का मॉडल है, सफरचंद का मॉडल है, सुपारी का मॉडल है, नारियल का मॉडल है। वो तो मॉडल बहुत बनाए हमने कोऑपरेटिव के। लेकिन ये जो पूरे देश में जो तुअर दाल लोग खाते, पूरा देश खाता है इसको, रोज खाता है, तो इसका सही प्रोडक्शन होना चाहिए, देसी प्रोडक्शन होना चाहिए। इसलिए हमने वाराणसी वाले जो हमारे डॉक्टर रघुवंशी जी है, उनकी जो ललिता वैरायटी है कि एक बार लगाओ, 10-20 साल चलाओ, और एक क्रॉप निकालो जनवरी तक, जनवरी के बाद फिर उसको थोड़ा पानी दो, और
फरवरी मार्च अप्रैल मई तक इसका चारा बनाओ ऊपर का, फिर जून को इसकी कटिंग करो और फिर क्रॉप पकड़ो। कि जानवर को धूप काले में चारा नहीं मिलता, बारिश के समय चारा मिलता है कहीं भी खाने के लिए, और धूप काले में मिलता नहीं। इसलिए मैंने ये कम से कम महाराष्ट्र में हर अलग अलग एरिया में, अलग अलग विभाग में 15 मॉडल खड़े किए हैं, रायगढ़ से लेके यवतमाल तक, नागपुर तक। तो ऐसे मॉडल अपने सभी भाई ने अपने अपने एरिया में करना चाहिए। और ऐसा यानी बहुत मॉडल है ऐसे, जैसा ये तुअर का मैंने बोला, वेजिटेबल का एक कोऑपरेटिव आप निकाल सकते हैं, उसका भी हमने एक मॉडल बनाया है हमारे शिल्लोड ब्लॉक में। सब्जी भाजी का पूरा मॉडल बना लाया, डेयरी का मॉडल बनाया हमने, बकरी का मॉडल बनाया, बकरी का दूध गोट मिल्क का भी एक मॉडल बनाया, गाय का मॉडल बनाया, भैंस के दूध का एक मॉडल बनाया। ऐसे बहुत सारे कोऑपरेटिव मॉडल और उसके संगठन है, डेयरी का कलेक्शन और उसका बाद में प्रोसेसिंग और इसका बाद में मार्केटिंग, ऐसे 3 मॉडल अगर आप खड़े करते तो सहकारिता सक्सेस हो जाएगी। नहीं तो संगठन हो गया, पैसे जमा हो गए, फिर कुछ काम नहीं समझ गया तो वो बंद हो जाएगा। तो जिनको कोऑपरेटिव में आना है, सहकारिता में आना है और सबको साथ लेके चलना है, तो इनको कुछ ना कुछ करके दिखाना पड़ेगा और अर्निंग देना पड़ेगा। जो संगठन में साथ जुड़े हैं उनको कम से कम थोड़ा पैसा संगठन के माध्यम से कमा के देना पड़ेगा, मॉडल खड़ा करके देना पड़ेगा, प्रोसेस करके देना पड़ेगा, मार्केटिंग करके देना पड़ेगा। ये मॉडल हमने किया है। मेरा कहना है कि कोऑपरेटिव में कम से कम 3 महीने में पे आउट निकालना चाहिए। कि 3 महीने होने के 90 दिन होने के बाद इनको पैसा सभी सभासदों को पैसा मिलना चाहिए कम से कम स्टार्टिंग में। बाद में तो एक बार कोऑपरेटिव अच्छी हो गई तो हर महीने पेमेंट मिलना चाहिए सभी सदस्य को। मैंने मेरे ऐसे मॉडल मेरे महाराष्ट्र में खड़े किए हैं। इसका मैंने बहुत दिन स्टडी किया, स्टडी करके एक एक जिला चुना और एक एक जिले में जिले का सेंटर पहले मैंने चुना और जिले में हमने मॉडल चालू किया। आज भी जो मैं बात कर रहा हूं तो मेरे एक मॉडल का जलगांव का ऑफिस है। मैं यहाँ से 26 तारीख से यहाँ कोऑपरेटिव में बैठा हूँ और सभी सदस्यों को समझा रहा हूँ। तो आज मेरा रोज का जो बिजनेस है वो 2 गुना 3 गुना 4 गुना हो रहा है। मैं इसके माध्यम से मेरे जो सदस्य है उनको पैसे मैं खुद कमा के दे रहा हूँ और इनको भी मैं शामिल कर रहा हूँ। आप आपके ब्लॉक में काम करो, मैं डिस्ट्रिक्ट में, ये कोऑपरेटिव डिस्ट्रिक्ट की लेवल रहेगी, आपके ब्लॉक में आप प्रचार करो, एक एक किसान का एक एक मॉडल खड़ा करो। आपका काम है लोगों को बोलना, ऐसा मेरे सदस्यों को मैंने बोला है। आज जो मेरे 11-15 सदस्य है स्टार्टिंग के, उन्होंने मेरी 10 दिन तक मीटिंग लगाई गांव गांव में और गांव गांव में ये मॉडल का प्रचार चालू किया है। ये एक टाइप का मॉडल नहीं है, ये गाय का मॉडल अलग है, डेयरी का मॉडल अलग है और तुअर का मॉडल अलग है, मिलेट्स का मॉडल अलग है। मिलेट्स में भी हम लोग बहुत आगे हैं, बहुत काम कर रहे हैं। मूंग में काम कर रहे हैं, मूंग का एक मॉडल हम बना रहे हैं। तिल्ली का एक भी मॉडल हम बना रहे हैं कि ये ऑयल भी हमें होना। मूंगफली का भी एक मॉडल हम कोल्हापुर में बना रहे हैं। ऐसे अलग अलग मॉडल हम हमारे जो ग्रुप है उनको काम दिया है। और आप पहले इसमें अच्छा काम करो, अच्छा सीड की पैदावार करो, खुद का बीज बनाओ, आगे वो बीज अपने ग्रुप में बांटो और आपका अर्निंग बढ़ाओ कोऑपरेटिव का, बचत गट का, एफपीओ का, फिर आगे आप चले जाओ। ऐसा मेरा प्रयास चल रहा है। मैं और मेरी टीम मिलकर महाराष्ट्र में सभी एक भी क्षेत्र हमने छोड़ा नहीं। धान है, संतरा है, मौसम्बी है, जामुन है, सीताफल है, बाजरा है, ज्वार है, गुड़ है, यानी गुड़ का भी हम जागरी का भी प्रोडक्शन कर रहे हैं। जागरी का जूस भी हम 4 महीने बोतल में कैसा रहेगा, 4 महीने जागरी का जूस बोतल में आप पी सकते हैं, जैसे बाकी जूस पीते आप वैसा।
वो भी हमने हमारे परभनी कृषि विद्यापीठ की सहायता लेके एक मॉडल खड़ा किया है किसान के लिए। आप 1-1 बीघा गन्ना लगाओ, हम उसका जूस निकालेंगे और 4 महीने के लिए बोतल पैक करके सारी दुनिया में भेज देंगे कि वहां आपको वो गन्ने के चरखे के पास खड़ा रहने की जरूरत नहीं। आप बोतल तोड़ो, पानी की बोतल और गन्ने का जूस पिलो, क्लीन जूस फिल्टर वाला। ऐसी सुविधा पब्लिक को देना चाहिए। सहकारिता जिन्होंने स्थापन की उसको देना चाहिए, नॉलेज देना चाहिए। और हर जगह स्टोर चाहिए, क्लीनिंग बिल्डिंग सेंटर चाहिए, ये सारी सुविधा खड़ी करके देना चाहिए। ये हमने जगह जगह दिया है और एक दूसरे को हमने ज्वाइंट किया है। इसलिए आधी रात लोग हमारे साथ है और 24 घंटे 24 आवर्स हमारा सदस्य आपके आपके गांव में काम करता है और कोऑपरेटिव को पैसे कमा के दे सकता है। और कोऑपरेटिव सभी बंधु जो रहते सदस्य उनको उससे पैसा देता है हर हर 3 महीने के बाद। ये हमारा मॉडल महाराष्ट्र में है। अगस्त में हमने डॉक्टर कमल जी टावरी को उनको भी बुलाया है ये मॉडल देखने के लिए। रात को हमारी बहुत सारी चर्चा हुई 1 घंटा मीटिंग के बाद, और उन्होंने मुझे बोला कि महाराष्ट्र में एक अगस्त या सितंबर में बड़ा कार्यक्रम ले लो। तो हमारी उसकी भी तैयारी चल रही है। और ये कोऑपरेटिव सहकार एफपीओ बचत गट ये सबको पहले सिखाना पड़ता है और सिखाते समय उनके हाथ में अच्छी चीज देना चाहिए। तो उसमें पॉलिटिक्स नहीं, बिल्कुल नहीं देना चाहिए, पॉलिटिक्स की बात ही नहीं करना चाहिए। ये मॉडल हमारा है, आप मंत्री है इसके, ये मॉडल के। और ये मॉडल हम कर रहे हैं, ये गांव का मॉडल है। गांव या ब्लॉक या डिस्ट्रिक्ट, हर डिस्ट्रिक्ट अलग अलग है। मैं जहाँ हूँ, आज जलगांव में था मैं, जलगांव में आज सुबह केले की परिषद हो गई। केले के बनाना के ऊपर चर्चा हुई थी। कलेक्टर थे हमारी, यहाँ की रक्षा खड़से जो सांसद है वो भी थी, और बहुत सारे लोग थे। तो कलेक्टर के ऑफिस में जो हॉल रहता है उसमें मीटिंग हुई, मैं भी गया था उस कार्यक्रम में। लेकिन सब जो लोग बोल रहे थे वो अलग अलग बातें कर रहे थे, इसलिए वो सक्सेस नहीं हो रहे थे। अगर ये कोऑपरेटिव के माध्यम से, सहकार के माध्यम से सभी किसान को जोड़ दे तो ये आगे जा सकते हैं। और मैं ये प्रयास कर रहा हूँ, मेरा प्रयास सक्सेस है। मैंने 30 साल में इसमें स्टडी किया है। और हमारे डिस्ट्रिक्ट में, नगर डिस्ट्रिक्ट में या महाराष्ट्र में 2 जो नेता होके गए हैं, एक का नाम है डॉक्टर पंजाब राव देशमुख, ये भी राज्य के मंत्री, केंद्रीय मंत्री थे, राज्य मंत्री, इन्होंने सहकार लाया था। और दूसरे थे इनके बाद जो थे डॉक्टर अन्ना साहेब शिंदे, उन्होंने 17 साल राज्य मंत्री, केंद्रीय राज्य मंत्री रह चुके। इन्होंने पूरे हमारे डिस्ट्रिक्ट में, हमारे महाराष्ट्र में सहकार कैसा है ये 2 लोगों ने सिखाया। ये 2 लोग हमारे आज प्रेरणा स्थान है, आदर्श है हमारे सामने। और वो 2 लोगों के किताब हमने पूरे पूरे पढ़े हैं। 2 लोगों का परिचय हमने खुद ने करके लिया है। ये दोनों भी आज नहीं है, लेकिन उनका परिचय हमने खुद ने किया है। उनके साथ आज हम उनके फोटो के साथ बात करते हैं। हमारे हर ऑफिस में 2 नेता के फोटो रहते, बाकी किसी का फोटो नहीं रहता। और तीसरा हमारा जो सर्टिफिकेट है वही रहता। कहीं कौन से भी ऑफिस में गए तो ये 3 ही फोटो आपको दिखेंगे, क्योंकि ये सहकारिता का एक आदर्श प्रेरणा स्थान है। और ये गंगा जैसा उगम स्थान, ये 2 नेता ने सहकारिता के ऊपर 75 साल पहले स्टार्ट किया था। आज इसका फल मिलता रहा है ऐसा मुझे दिखता है। और ये मॉडल हम महाराष्ट्र में कर रहे हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतने काम कर डाले हैं, एक मिसाल कायम की है आपने महाराष्ट्र के अंदर। और आपके किए हुए कार्यों के लिए आपको हम सभी लोग आकर के सम्मानित करेंगे। और अपने देश में जितने भी ब्लॉक हैं, ग्राम हैं, सबको उत्तम ग्राम बनाने की हम लोग प्रयास करेंगे। आपका मार्गदर्शन सभी के लिए बहुत उपयुक्त रहेगा, क्योंकि जो कर चुका है उसी से सीखने की जरूरत है। हम तो अभी करने जा रहे हैं। तो हम उस बीच के लिए
जिस बीज को आपने बताया है, हम अपना एड्रेस आपको आज भेजेंगे। आप हमारे एड्रेस पे उस बीज को भेजिए और मैं उसका यहाँ पे प्रयोग शुरू करता हूँ। अब मैं चाहूंगा कि हमारे बीच में बलदेव राज जी हैं, वो भी अपने कुछ विचार रखें। हाँ जी, सभी भाई, सभी पार्टिसिपेंट को मेरा सादर नमस्कार। मेरी आवाज आ रही है जी? ये आ रही है, आ रहे यार। बढ़िया। आज का जो विषय है, उस विषय के लिए कहा गया कि साक्षरता की सफलता के आवश्यक सूत्र क्या हो सकते हैं, जिसमें साक्षरता सफल हो। क्योंकि होता क्या है कि आपसी मतभेदों के कारण कई बार आपस में जुड़ाव ऐसा बिगाड़ आ जाता है। तो सहकारिता की सफलता के लिए जो कुछ बिंदु है, मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। सबसे पहले तो मैं कहना चाहता हूँ कि जो सहकारिता में जब जो हमारी ये समिति होगी, वहाँ की लोकल समिति, उसमें जो निर्णय लिए जाएंगे वो सबकी सहमति से निर्णय लिए जाए। उसमें कोई निर्णय थोपा ना जाए, अपनी बात को थोपने का प्रयत्न ना हो। क्योंकि कई बार क्या होता है कि अब जो व्यक्ति एक बात अपनी थोपता है और फिर उसमें आपस में वाद विवाद हो जाता है। तो इस प्रकार के लोग होने चाहिए जो आप किसी बात को थोपे ना, और जो निर्णय हो गया है उस निर्णय को जमीन पर उतारने का प्रयास जो है वो किया जाए। और समस्याओं का जो अध्ययन है, वहाँ की समस्याएं क्या हैं, उन समस्याओं, क्षेत्र की समस्याओं का अध्ययन भी किया जाए और उस समस्याओं का निपटारा कैसे हो उसके बारे में भी चर्चा की जाए। फिर स्थानीय नागरिकों से, वहाँ के स्थानीय जो नागरिक हैं, उनसे भी चर्चा होनी चाहिए कि वहाँ के क्या समस्याएं हैं, उनका समाधान कैसे होगा। मिलजुल करके सभी समाधान जो है वो किए जाएं। फिर होता क्या है कि जैसे हिसाब किताब धनोपार्जन होता है, तो धनों का विनियोग है, तो उसका हिसाब किताब जो है समय समय पर करना, और हिसाब किताब में पारदर्शिता रहे, ताकि किसी प्रकार का वो गड़बड़ वहां ना होने पाए। क्योंकि कई बार सोसाइटियां जो होती हैं इसी प्रकार से खत्म हो जाती हैं, पैसे का दुरुपयोग होता है, और फिर मतलब कई लोग पैसा उठा के भाग जाते हैं। तो इस प्रकार की जो पारदर्शिता जो है वो आवश्यक उसमें रहे। और जब कोई आपत्ति काल आता है, उसमें अपने क्षेत्र में कोई आपत्ति काल आया है, तो उस आपत्ति काल में सब एक दूसरे को साथ देने का प्रयास करें। किसी के समस्या का समाधान जो है वो कहीं किसी के ऊपर आपत्ति आती है, तो उस आपत्ति को दूर करने के लिए हम सब एक दूसरे का साथ दें। उससे कहते हैं सहकारिता जो बनी रहती है। तो मेरे ध्यान में ये जो 4-5 बिंदु थे, मैंने आपके सामने रख दिए हैं। और इसके अतिरिक्त और किसी के ध्यान में कोई बातें हों, आज आज का जो विषय है सहकारिता की सफलता हेतु आवश्यक सूत्र, तो इस पर अपना अपना मत जो है वो व्यक्त करेंगे। धन्यवाद। आचार्य अंतरंग जी, आनंद जी, अपने कुछ विचारों को रखें। सहकारिता कैसे सफल हो, इस पर क्या बिंदुएं आपके दिमाग में हैं, उसको हमारे बीच में प्रेषित करें। आचार्य अंतरंग आनंद जी। एडमिन आईफोन से किसी का नाम लिखा हुआ है, अगर नमस्कार आचार्य जी बोलिए बोलिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं माफ़ी चाहूँगा कि मैं रोज़ मेरा जो यहाँ पर क्लास रहता है वह 8:30 बजे तक समाप्त होता है, इसलिए मैं पूरा सुन नहीं पाता हूँ। तो मैं फिर भी यह विषय बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, और मैं महाराष्ट्र में हमने 10 वर्ष काम किया, और डॉक्टर सुभाष नालंगे जी से मिल नहीं पाया। तो उनके काम बहुत ही सही, बहुत ही अच्छा काम हो रहा है, बहुत ही डायनेमिक है। और आज के इस युग में जहाँ पर सब जगह लोग भ्रष्टाचार से त्रस्त हैं, वहाँ पर आपने बहुत अच्छा एक मॉडल खड़ा किया है। तो हमारी जो महाराष्ट्र के जितने हमारे कार्यकर्ता हैं, मैं अपना परिचय दे दूं कि मैं आनंद मार्ग का पूर्णकालिक कार्यकर्ता रहा हूँ। आनंद मार्ग के करीब 3-4 हजार गुरुकुल मॉडल पर स्कूल्स चल रहे हैं पूरे देश भर में, भारतवर्ष में। और गांव-गांव में हमारे कार्यकर्ता, बहुत सारे पूर्णकालिक कार्यकर्ता हैं। लेकिन इस मॉडल पर काम करने की कोशिश किए हैं कोऑपरेटिव पे, लेकिन सफलता नहीं मिली। तो हम डॉक्टर सुभाष नालंगे जी से निवेदन करेंगे
कि हमारे कार्यकर्ताओं, जो महाराष्ट्र के कार्यकर्ता पहले आपसे मिलना चाहेंगे और आप उनको अगर प्रशिक्षित कर सकें, तो उसमें एक छोटा सा सवाल हमारा है कि हम लोग जिस मॉडल पर काम करते हैं वह जो सामाजिक आर्थिक जो स्वावलंबन पर जो काम करते हैं, उसको हमारे गुरुदेव ने उसका नाम दिया प्राउड, प्रगतिशील उपयोग तत्व। तो उसमें कोऑपरेटिव के बारे में ये कहा है कि अभी तक जो दुनिया में कोऑपरेटिव चल रही है उसमें सबऑर्डिनेशन होता है, यानी एक सिस्टम या एक व्यक्ति उसको संचालित करता है, सब लोग उसमें बराबर की भागीदारी नहीं हो पाती। तो क्या यह मॉडल एक दूसरे की कंप्लीट मतलब कोऑर्डिनेशन पर है, एक बात। दूसरा कि जो 3 बातें यहाँ पर है जो हमारे अभी हमारे ये श्रद्धेय ये जो अभी साथी बलदेव राज जी ने भी बोला, तो वो माहेश्वरी जी भी इस पर व्यक्त करते रहते हैं। तो ये कि 3 बातें जो है वह है कि पहला कि जो भी कोऑपरेटिव के जो प्रोडक्ट लिए जाते हैं वह जब हम समाज में उसको ला रहे हैं तो उसकी पूरी सिक्योरिटी होनी चाहिए। दूसरा आपस में पारदर्शिता यानी नैतिकता यानी मोरालिटी वह। तीसरा है कि यह जो इसकी जो मार्केट है उसकी गारंटी पहले होनी चाहिए। ये हम लोग 3 चीज है। तो मार्केट की गारंटी के लिए हम लोग चाहते हैं कि सिर्फ वो कोऑपरेटिव में जो 3 लेवल पे कोऑपरेटिव बन सकता है। एक होता है फार्मर कोऑपरेटिव यानी जो किसान की कृषक कोऑपरेटिव। दूसरा है उत्पादक कोऑपरेटिव। जो कृषक हैं वह सिर्फ जो यहाँ पर बहुत सारे विलेज इंडस्ट्रियलाइजेशन पर बातें हुई है ग्राम उद्योग पे, तो उसका उत्पादन हो और उत्पादन का भी सहकारिता में उत्पादन हो। क्योंकि हमेशा जो जो हम लोगों को कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में जो हम लोग पीछे रह जाते हैं वो है कि हमने कपास के किसानों को देखा कि कपास वो पूरा मिनिमम सपोर्ट प्राइस न्यूनतम समर्थन मूल्य के ही ऊपर आश्रित रहते हैं। इस पर कितनी आंदोलन हुई, लेकिन किसान अपने कपास को ही बेचता है, उसको कपड़ा नहीं बना पाता। हमने हमने आकोट में जो हमारे क्या नाम है उनका भूल रहा हूँ, तो नाम याद आएगा तो बताऊंगा। तो उनका हमने देखा कि वो कपड़ा अंबर चरखा से वो कपड़ा को परिणत करने में लगे थे। हमने उनको कहा कि अगर यही कोऑपरेटिव में होगा तो फिर उसका सब लोग मिल करके कर सकेंगे। डॉक्टर उल्लास जाजू जी जो वर्धा में चरखा चलाने का अभियान चलाए, लेकिन वहां भी हमने देखा कि कोऑपरेटिव जो है कपास कपड़े में परिणत होने का कार्यक्रम नहीं हो पाया। तो इस तरह प्रहलाद नेमाड़ी, हमको याद आ गया नाम, प्रहलाद नेमाड़ी जी अकोला आकोट में वह प्रयास किए थे, कपड़ा बनाने की कोशिश किए थे, लेकिन वह सहकारिता में नहीं हो सका और किसान अभी भी आत्महत्या करते रहे। तो इसलिए यह एक प्रश्न है कि उसको सहकारिता में प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव उपभोक्ता कोऑपरेटिव में कितना ज्यादा से ज्यादा मास में हम लोग ले सकते हैं। तीसरा है कि जो ये जो पूरी जो कंप्लीट गारंटी है मार्केट की कि हमारा कितना प्रतिशत किसान लोग वह जो हम बनाएंगे कोऑपरेटिव में उसको खरीदेंगे, तो उसको कैसे गारंटी करेंगे? नहीं तो क्या होता है कि हम देखते हैं कि लोग बना तो लेते हैं लेकिन फिर भी वह जो बाहर के सामान है उसी को खरीदते रहते हैं। तो जो हमारा गांव का सामान है वह, जैसे कि आप आटा का उदाहरण देंगे कि यहाँ पर हमारे दिल्ली हरियाणा में एमपी का आटा बिकता है, तो हम उनसे पूछते हैं कि क्या एमपी में इसका खपत नहीं होता है? क्या दिल्ली हरियाणा के गांवों में के आसपास के गांवों में जो गेहूं होता है वह गेहूं की आटा नहीं बन सकता? तो उनका कहना होता है कि नहीं, एमपी का आटा अच्छा होता है और इधर का आटा अच्छा नहीं होता। तो इसको हमें समझना होगा कि इसको किस तरह से प्रक्रियाकरण करें कि या यहाँ के लोग उसको यूज करें और जो एमपी के लोग हैं वहाँ यूज करें। तो ब्लॉक लेवल प्लानिंग, जो ब्लॉक डेवलपमेंट प्रोग्राम का जो बात हो रही है, अगर उसको लेकर के हम लोग सहकारिता का कार्यक्रम करें तो जो शास्त्र में जो बात कही गई है ऋग्वेद में, संगच्छध्वम संगवदध्वम संगो मनानसी जानताम देवा भागम यथा पूर्व संजनाना उपासते, यानी हम लोग सब मिल करके एक साथ
युगस्य सर्वनिम प्रयोजनम सर्वेषां विद्यम, सभी लोगों की न्यूनतम जरूरत रोटी कपड़ा मकान शिक्षा चिकित्सा की गारंटी दे सके, इसको हम लोग ऐसे ये करेंगे, पूरा कर सकते हैं। तो यही हमारा 3 लेवल का प्रश्न है। तो अगर डॉक्टर सुभाष नालंगे जी अगर इस पर ये कर सकेंगे तो बहुत अच्छा होगा। हमारे हजारों की संख्या में कार्यकर्ता ललायित हैं, आपसे ट्रेनिंग लेंगे और हम लोग उनको जोड़ पाएंगे आपसे। धन्यवाद। बहुत अच्छी बात बताई आपने आचार्य जी। और ये जरूरी भी है कि हमारे प्रदेश का जो प्रोडक्शन है वो हमारे प्रदेश में ही पहले प्रयोग हो, उसके बाद कहीं दूसरी जगह मार्केटिंग उसकी हो। ये अच्छी बात है। इससे एक अपना जो लोकल का कार्यकर्ता है वो उसको और मन लगा के करेगा। आज अगर राजस्थान का कोई भी जो चीज हमारे मान लिया उत्तर प्रदेश में नहीं होती है, वो अगर राजस्थान से आ जाती है उत्तर प्रदेश में तो कोई बात नहीं है। अगर वो चीज उत्तर प्रदेश में भी होती है और राजस्थान में भी पैदा होती है तो उनको अपने अपने स्टेट में ही उसका व्यापार करने का कुछ ऐसा आगे भविष्य में प्राविधान बनाया जाएगा। सहकारिता के माध्यम से ही ये चीजें संभव हो सकती हैं, क्योंकि हर स्टेट में सहकारिता है और नहीं है तो बनेगी। क्योंकि आगे जो हम लोगों का सिस्टम चल रहा है, हमारे जिले में अगर कोई उद्यमी कोई अपना व्यापार बना रहा है, कोई सामान अपना बना रहा है, अपने जिले में न काम करके वो अदर जिले में भागता है। उससे होता क्या है कि वो अपने लोकल में उस चीज को डेवलप नहीं कर पाता है। वजह क्या है कि वो स्वयं जानता है। इन वजहों को दूर करने के लिए पहले अपने प्रदेश में अगर कोई उत्पादन हो रहा है तो उसकी खपत अपने प्रदेश में ही हो। अगर उसके पास प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है तो अदर प्रदेश से दूसरे स्टेट से बात करके वहां पर अपना प्रोडक्शन जो उसने किया है वो भेज सकता है। एक तरीके से देखा जाए तो कहीं का भी कोई सामान खराब या अच्छा नहीं होता है। अन्न वही है, केवल केमिकलाइजेशन और जैविक के उदाहरणों पे हम लोग चलें तो उसकी वजह से एक दूसरे जगह की खपत बढ़ती है। और जैसा भी आपने कहा है बहुत अच्छी बात है। और ऐसा आगे हम लोग देखेंगे क्या करना है। अब हमारे बीच में और भी वक्ता लोग हैं। आस्था श्री राजकुमार गुप्ता जी अपने कुछ विचार रखें। कभी काफी दिनों से आप केवल सुन रहे हैं, कुछ बोलते नहीं है। आज आपको अवसर दिया जा रहा है, आप भी अपना माइक खोल करके कुछ बात बोलें। राजकुमार गुप्ता जी, कानपुर से, अपना माइक क्लिक करिए, ओपन करिए। अगर कुछ नहीं बोलना है तो आगे दूसरे को मौका दिया जाए। ज्योतिर्मय गोस्वामी जी, आप हमारी आवाज सुन रहे हो तो अपने कुछ विचार रखें। सहकारिता में कैसे व्यवस्था को सही तरीके से संचालित किया जा सकता है। अगर आपके दिमाग में या किसी के दिमाग में कोई भी विचार हैं तो अपना हैंड रेज भी कर सकते हैं। और हम चाहेंगे कि हमारे बीच में जो भी लोग जिनके भी नाम लिए जा रहे हैं अपनी बात को रखें। हाँ, ज्योतिर्मय गोस्वामी जी। नमस्कार सभी को। तो मैं जो थोड़ा सा सुना डॉक्टर जी को जो बात, वो काफी अच्छा काम कर रहे हैं। तो महाराष्ट्र में किया करते रहते हैं। तो उनके पास बहुत कुछ जानकारी है। जो जो बता रहे थे एक एक करके जो कोऑपरेटिव जो बनता बनता रहता है उसके बारे में बहुत सारे जानकारी उनके पास है। उनसे सभी को लेना है। मैं जिस रास्ता में काम करता हूँ उसमें मैं ज़्यादा जानता नहीं। वो एक एक चीज़ों में मैं कुछ जानता नहीं इतना। लेकिन मैं जब यूनिवर्सिटी का एनएसएस नेशनल सर्विस स्कीम जातीय सेवा प्रकल्प को लेकर काम करता था, तब जो मैंने सोचा था वो था हेलो हेलो हेलो, हाँ सुन जी, पाते हाँ हैं? जी, बोलिए। हाँ हाँ, हमें आवाज आवाज आ आ रही रही है। वो था यूथ का लीडरशिप कैसे एक गांव को बेरोजगार मुक्त कर सकते हैं। तो इसी रास्ता में चलते चलते मैंने देखा कोऑपरेटिव कोई कोई जगह में अलग अलग करके चलते हैं। लेकिन एक जगह में कोई गांव में कोई अच्छा
वो जो डॉक्टर जी जैसे बताए थे, हाँ नाम मैं भूल जाता, सॉरी। तो अभी सुभाष जी, हैं? सुभाष नालंगे जी। हाँ, प्रभात नारंगी जी जो बताए थे, वो उसमें इतना कम होता है। कोई कोई जगह में उसका तो उदाहरण उन्होंने रखा, लेकिन बहुत जगह ऐसा भी है, जैसे बंगाल में है, वेस्ट बंगाल में है, बिहार, यूपी, झारखंड, हर जगह में मैंने देखा। वो जो पशुपालन और एग्रीकल्चर दोनों का बीच में एक कंट्राडिक्शन है ज्यादा। एक को खत्म करके दूसरा का सुविधा होता है, संप्रसारण होता है। तो ये एक आदत बन गया, ये एक रियलिटी बन गया। तो इससे उभरने के लिए तो केवल इससे नहीं, बहुत सारे समस्या है। एक एक अलग अलग कोऑपरेटिव जब होता है, तो मैं चाहता हूं 1 स्क्वायर किलोमीटर, 2, 4, 5 स्क्वायर किलोमीटर तक लेके एक कोऑपरेटिव ऐसा हो सकता है क्या, जिसमें 3 स्टेप रहेगा, 3 स्तर रहेगा, जिसमें एजुकेटेड यूथ, जिसमें एक साथ में रहेंगे, और हमारे पास जो लैंड है, जो हैंड है, जो फंड है, एक पंचायत में जो फंड है, एक गांव के लिए वो एक उसका भागीदारी है। उसमें 100 दिन के लिए काम है, हमको 100 दिन के लिए काम को लेकर ऐसा करके एक एक दृष्टांत दिखाना है, एक मॉडल बनाना है, जो वो देकर 100 दिन को लेकर 150-200 दिन के लिए भी स्वरोजगार बन सकते हैं कौन रास्ता में, उसका एक सरकार से मिल जाएगा। तो सरकार से जो कुछ अभी तक मिलता है उससे भी बहुत दूर कम हो जाएगा। लेकिन सरकार का डायरेक्टिव ऐसा होगा, सभी तो इसका विरोध में बहुत कुछ बताया। हमारा प्रधानमंत्री ने भी इसको बताया, गड्ढा बनाने का वो एक प्रकल्प है। वो कई कई जगह में गड्ढा बनाते थे इस टाइम, तब वो मुख्यमंत्री थे गुजरात का, उस टाइम वो बताए थे। तो कोई इसको जो किए थे, कांग्रेस ने किए थे, वो उस टाइम जो करना था वो सोचे थे, वो ठीक है। लेकिन वो जो आदत में, जो रियलिटी में जो हुआ है, उसको अच्छा अच्छा काम करता नहीं, उसको थोड़ा अलग करना है, अलग तरीका से उसको यूटिलाइजेशन करना है। बेस्ट पॉसिबल यूटिलाइजेशन उसका बाकी है, और कुछ करना है। तो इसी रास्ता में जो नया सरकार, जो नया पार्टी, जो जो मैं चाहता हूं समाज को इकट्ठा करके कोई पार्टी खुद का संप्रसारण कर सकते हैं, एक नया तरीका का जो ये है, जो नया तरीका का जो कोऑपरेटिव है, वो बना के, वो एक कोऑपरेटिव में एक गांव का सभी रहेंगे, और उसका मैनेजमेंट में रहेंगे नौजवान जो बेरोजगार है, एजुकेटेड बेरोजगार है। वो जाके 1 स्क्वायर किलोमीटर लेके कोई काम शुरुआत करेंगे, कोई, और उस काम के साथ धीरे धीरे पूरा जमीन को देखेंगे। कैसे देखेंगे वो लंबा बात है। मैं अभी उसको एक दिन तो मैं थोड़ा बताया, लेकिन वो बहुत बड़ा चीज है, वो बहुत तरीका से बताना है। कोई नया नया सवाल आएगा तो तब तब नया नया रास्ता में वो बताना जरूरत होगा। तो मैं अभी चाहता हूँ बेरोजगार मुक्त जो पंचायत का मॉडल बनाने के लिए, एक पंचायत में 5, 10, 20 भी हो सकता है, 1, 2, 4 स्क्वायर किलोमीटर, 5 स्क्वायर किलोमीटर लेके एक एक कोऑपरेटिव बन सकते हैं, जिसमें सारे चीजें हो सकता है। एक केवल गेहूं का नहीं, केवल कोई वेजिटेबल्स का नहीं, कोई बाजरा का नहीं, ग्वार का नहीं, ईख का नहीं, जो शुगर केन है, वो सारे चीजों का जो जो जरूरत है वही इसका जरूरत है। और वो पशु चारा और एग्रीकल्चर बनाना दोनों एक साथ में चलेगा, सभी एक साथ में बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा? क्यूबा में हुआ था एक बार, वो फ्रूट फॉरेस्ट ज्यादा बनाया था, लेकिन वो पशु वो जो एनिमल हस्बेंड्री में वो ज्यादा कमी हो गया। हमारा वो सभी को कैसे लेकर एक नया तरीका का कोऑपरेटिव
हो सकता है। पूरा एक पंचायत को बेरोजगार मुक्त बनाने के कदम लेके चलने के साथ साथ वो थोड़ा देखना है, थोड़ा उस रास्ता में भी हमारा बहुत काम हो सकता है, ये मेरा विश्वास है। तो इसमें आप कोई सवाल तुलेंगे तो उठाएंगे तो तब वो सबसे बड़ा होगा, अच्छा होगा। मेरा इसमें बहुत जानकारी करना है, मैं जो बताता हूँ उसका तो इम्प्लीमेंटेशन के लिए मैं टीम बनाया, कोई कोई शुरुआत भी किया, लेकिन पश्चिम बंगाल में वो शुरुआत किया उसको मैं आगे बढ़ चुका नहीं। तो वो हायर एजुकेशन और रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट दोनों इसको डायरेक्टिव दिया, मैंने पहले बताया एक दिन, तो वो भी था, शुरुआत भी किया। मैं खुद ही एक यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट्स को लेकर शुरुआत किया, लेकिन कोरोना का टाइम वो थोड़ा स्कैटर्ड हो गया। तो अभी तो दोबारा जैसे उस दिन मेरे को बताए थे बलदेव जी वो जो बैजनाथ धाम का आसपास में वो कोई कदम उठाएंगे, तो उसमें वो लालंगे जी को भी जरूरत है, उनका जानकारी जितना अच्छा है वो उसमें उस काम में लगाना है। हम कोऑपरेटिव के बारे में बताता हूँ, लेकिन कोऑपरेटिव भी बहुत तरीका का हो सकता है, उसमें थोड़ा ज्यादा फायदा भी हो सकता है। हर जगह में जरूरत होगा नहीं, लेकिन मैं पूरा बंगाल में और जो झारखंड में, बिहार में जो जो देखा, उड़ीसा में जो जो देखा, उसमें बहुत संभावना इसका है। बहुत सारे जमीन अनयूटिलाइज पड़ रहा है। मैं तो चाहता हूँ 25% फ्रूट फॉरेस्ट अभी हमारा इंडिया में बनाना है। जो सारे पानी को लेकर जो समस्या पैदा होता है, जो सारे समस्या है, तो हमारा फ्रूट सिक्योरिटी का एक 30 से 50% तक फ्रूट फॉरेस्ट से हो सकता है। तो अभी हमारा कदम उठाना है, 25% फ्रूट फॉरेस्ट से होगा, और नेचुरल फार्मिंग, सारे चीजों में एक नया तरीका का कोऑपरेटिव बनाने का जरूरत होगा। इसके बारे में मैं आपके पास सुनना चाहता हूँ। आज टाइम नहीं मिलेगा तो दूसरा कोई कोई दिन इसमें वो रहेंगे, वो जो आज बताए थे नालंगे जी, और जो स्वामी जी आनंद मार्गो का जो विचार देने के लिए आए, सभी के पास मैं सुनना चाहूंगा कि इसमें किस रास्ता में ये पूरा हो सकता है, इसमें क्या कमी है, इसमें क्या क्या योगदान करना है, कैसे इसको और सशक्तिकरण करना है, इसमें जो इसी रास्ता में मैं कुछ जानना चाहूंगा। मैं केवल बताना चाहता नहीं, सुनना चाहता हूँ। तो इन्हीं ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद गोस्वामी जी। और लोगों को भी अभी मौका दिया जाए, चर्चा बहुत लंबी नमस्कार। हो जाए। और हमारे बीच में डॉक्टर ओम प्रकाश आनंद जी कानपुर से मौजूद हैं, वो भी अपने कुछ वक्तव्य रखें, और सभी को कुछ जो भी बोलना हो अपनी बात को यहाँ पर रख सकते हैं, हैंड रेस करके रख सकते हैं, या जिसका नाम लिया जाए वो अपनी बात को रखें। ओम प्रकाश आनंद जी। मैथिली श्रवण गुप्ता जी, IPS, आप अपने कुछ विचार रखें। मैथिली श्रवण गुप्ता जी। क्या आप मुझे सुन सकते हैं? हाँ जी, सुनाई पड़ रहा है, बोलिए। बहुत बढ़िया। जी जी जी। मैं थोड़ा सा एक डिफरेंट मॉडल को पहले शेयर करना चाहूंगा, और मैं चाहूंगा कि उस पे थोड़ा सा पहले उस डॉक्यूमेंट को आप लोग अध्ययन कर लें। यदि आप डॉक्यूमेंट को अध्ययन करेंगे तो एक ऐसा होलिस्टिक मॉडल है जिसमें किसानों की सभी समस्याओं का निदान हो सकता है। और जो अभी जैसे आप लोग जितनी भी समस्याएं बता रहे हैं कि साहब इसमें जो भी हम प्रोड्यूस कर रहे हैं वो कंज्यूम होगा कि नहीं होगा, उसको पैदा करने के लिए जो नॉलेज है वो अभी हम जो इम्पार्ट करने की बात कर रहे हैं
वो सब चीजें जो है उसमें समाहित हैं। तो मैं सिर्फ आज इतना ही कहना चाहूंगा कि मैं अभिषेक जी को वो मॉडल आपको एक डॉक्यूमेंट बनाया है वो शेयर कर लूंगा, और इसके बाद उस पर विचार करना ज्यादा ठीक रहेगा। अभी जो आप लोगों की बात चल रही है मैं उससे लाभान्वित होना चाहता हूँ, मैं उसको सुनना चाहता हूँ, जिससे जो समस्याएं आप लोग महसूस कर रहे हैं उन समस्याओं को मैं समझ सकूं। मेरा ये सोचना था उसमें। तो मेरा मेरा निवेदन ये है कि मैं एक मॉडल जो है, जो कि मैंने बनाया है कि किसानों की आमदनी 5 गुना हो जाएगी, उनकी सभी समस्याओं का निदान हो जाएगा, उन्हें कर्ज नहीं लेना होगा, उनके खेत पे जो काम करने वाले लोग हैं उन्हें हम मजदूर नहीं कहेंगे, उन्हें हम एग्रीकल्चर प्रोफेशनल्स कहेंगे, और उन्हें ट्रेंड करने की व्यवस्था, जो एक फंडामेंटल राइट की बात कर रहे हैं, फंडामेंटल राइट टू एम्प्लॉयमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट ऑफ द पोटेंशियल, उसके तहत जो है लोगों को विभिन्न विधाओं में जिनका उनमें पोटेंशियल है उसमें उनको ट्रेन करके भेजा जाएगा, और उनका भुगतान भी किसान को अपने अर्निंग अकाउंट से नहीं करना होगा। इसका मतलब ये है कि उसे अपने काम के लिए ना तो किसी कोऑपरेटिव बैंक से, किसी ना अन्य बैंक से कोई ऋण नहीं लेना होगा। बेस्ट क्वालिटी जो डिसीजन मेकिंग है वो पूरे किसान के हाथ में रहेगी, लेकिन उसे गाइड डिसीजन मेकिंग सपोर्ट सिस्टम एक क्रिएट होगा, जिससे हम नेशनल लेवल पे एक ये क्रिएट कर सकें कि हमारी डायनामिक डिमांड क्या है। अभी मेन प्रॉब्लम ये है कि सब लोग लोकली सोचते हैं और केवल निर्णय का एक ही आधार होता है कि किसानों को अधिक से अधिक पैसा कैसे मिल जाए। लेकिन किसानों को अधिक से अधिक पैसा तो मिल ही जाएगा, उसकी तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। क्या नेशनल लेवल पे हम ये डिसीजन ले सकते हैं कि हमारा लोकल डिमांड क्या है, लोकल रिक्वायरमेंट क्या है, फिर हम उसको जो प्रोसेस करके, वो यदि प्रोसेस करके हम भेजना चाहते हैं तो प्रोसेसिंग के लिए हमारे रॉ मटेरियल की डिमांड क्या होगी, और डिमांड ना कहा जाए, रिक्वायरमेंट क्या होगा, क्योंकि उस रिक्वायरमेंट को पैदा करने का भी सिस्टम ने एक सिस्टम बनाया हुआ है, जिसके तहत हम ये सुनिश्चित करेंगे कि उतनी चीज प्रोड्यूस हो जाए, उतनी लैंड उसे अलॉट हो जाए। तो हम बहुत डायनेमिकली एक बहुत जो प्रेजेंट जितनी भी समस्याएं हैं, इंक्लूडिंग मंडी की समस्या, बेचने की समस्या, पैकेजिंग की समस्या, रिटेलर्स की समस्या, होलसेलर की समस्या, इन सबको नेगोशिएट करते हुए हम एक हाई क्वालिटी का जो है प्रोडक्शन ला सकेंगे। और मेरा ऐसा मानना है कि इससे किसानों की मिनिमम आमदनी 5 गुना बढ़ेगी, और हम चाहे वो जो भी बोएं, क्योंकि सपोर्ट प्राइस पे थोड़ा सा नियंत्रण रहेगा, लिहाजा हम किसानों को चाहे वो किसी भी चीज को बोएं का निर्णय लें, उन्हें उसमें जो है लगभग उतना ही लाभ मिल जाएगा, ये हम सुनिश्चित करने की कोशिश करेंगे। लिहाजा जो आज की समस्या है, जैसे उन्होंने कहा कि साहब वो ब्लैक कॉटन का जो बोते हैं तो लोगों को उतना प्रोड्यूस नहीं मिल पा रहा है, वो लोन में दब जा रहे हैं, बहुत सारे किसानों को सुसाइड करना पड़ रहा है। मेरे ख्याल से हम एक बहुत ही हॉलिस्टिक मॉडल के साथ एक काम कर सकते हैं, और एक बहुत ही विन विन सिचुएशन हो सकती है। हम में से जो लोग थोड़ी सी पारंगतता रखते हैं, उन्हें जो है ना इसमें वो काम करना पड़ेगा कि हमारी लोकल डिमांड क्या है, हमारी प्रोसेस डिमांड क्या है, और हमारी जो फॉरेन जो है ना हम एक्सपोर्ट करेंगे उसकी डिमांड को भी यदि हम क्वार्टर फॉर कर सकते हैं तो उसका भी हम कैलकुलेशन करेंगे, और इसको हम डायनामिकली कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि हम इतनी सारी जो है ना जैविक पदार्थ का क्रिएशन करेंगे थ्रू द ए नेटवर्क ऑफ गौशाला। उस गौशाला का भी एक अलग परिदृश्य होगा। तो हम 3 तरीके की चीजें जो है ना उसमें डाल पाएंगे। एक जैविक पदार्थ जो कि गौशालाओं से आएगा, दूसरा जो है माइक्रोब्स, जो कि आप कह सकते हैं कि जीवित फर्टिलाइजर बनाने की फैक्ट्रियां हैं,
और तीसरा जो केंचुआ और बाकी चीजें हैं उनको भी उसमें इंटीग्रेट करके, एंड इफ रिक्वायर्ड यदि कोई माइक्रो मिनरल कंपोनेंट भी जोड़ना है तो वो भी हम जोड़ पाएंगे। और ये जो जैविक पदार्थ है जो किसान के खेत में पहुंचेगा, इसका व्यवहार भी किसानों के अर्निंग अकाउंट पे नहीं जाएगा। मतलब खर्च के बिना एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस किसान को उसका खाद्यान्न उसके खेत के बाहर निकलते ही मिल सकेगा। तो जो जो कॉपरेटिव है, इस कॉपरेटिव मॉडल्स को हम उसमें कैसे इंटीग्रेट करेंगे, इस पे विचारण किया जा सकता है। बट इट इज ए सुप्रा मॉडल जो हमको बहुत आसानी से इस देश को जो है और किसानों को सुखी बना सकता है, लाभ का सौदा बना सकता है। उन्हें ऋण लेने की जरूरत नहीं होगी किसी भी तरीके के बैंक से, ना कोऑपरेटिव बैंक से, ना किसी सरकारी बैंक से, ना किसी निजी व्यक्ति से। और एक बिना खर्च के उनके खेत से ही जो है जब खाद्यान्न बाहर निकलेगा, उन्हें जो है ना अपने खाद्यान्न का पैसा मिल जाएगा और वो खाद्यान्न के मालिक वो ही बने रहे। क्योंकि इस विशिटेड मॉडल में भी क्या होता है कि किसानों का औने पौने दाम पर जो है चीजें खरीद ली जाती हैं, उन्हें कहीं पे होर्ड किया जाता है, आर्टिफिशियली जो है एक स्केर्सिटी पैदा की जाती है। तो किसान को जो एक एमएसपी भी बामुश्किल मिल पाती है, और कंज्यूमर एंड पर जो है ना 3-3, 4-4, 5-5, 7-7 एमएसपी पे वो खाद्यान्न अवेलेबल होता है। और वो भी जो है आज का केमिकल फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड वाला खाद्यान्न, जो कि अपने आप में विषाक्त हो चुका है, कैंसर कारक हो सका है। तो ये जो मॉडल है, यदि आप इस पर विचार करेंगे तो मैं आप लोगों के व्यू से जो है ना लाभान्वित हो सकूंगा, और आप लोगों के व्यू से उसमें जो रिफाइनमेंट और लाना होगा उस पर मैं वर्क कर पाऊंगा। तो मुझे नहीं मालूम है कि कहाँ तक आई एम फिटिंग इन योर टुडेज टॉपिक ऑफ द कॉपरेटिव्स। बट चूंकि मैंने इस किसान के मॉडल पे काम किया है, लिहाजा वो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। और आप लोग उस पर अध्ययन करके बताइए कि वेदर दैट इज सेटिस्फाइंग यू, और ऐसी क्या चीज है जिसकी पूर्ति वो मॉडल नहीं कर रहा है, तो उस मॉडल को उस पूर्ति के लिए फिर से और रिफाइन किया जा सकेगा। अब बहुत प्रेमचंद बहुत महाराज जी, धन्यवाद। मुझे नहीं मालूम है कि हाउ वेल आई एम फिटिंग इन विथ टुडेज डिस्कोर्स, बट चूंकि आपने मुझे बोलने का मौका दिया तो आई थॉट कि आई शुड एक्सप्रेस माई सेल्फ। मैंने बहुत बढ़िया आपने बोला है। आप अपने विचार शेयर करिए, जो भी आपने अपना प्लान बनाया है, जो भी मॉडल बनाया है, उसको आप शेयर करिए, हम लोग उसको देखेंगे। और हो सकता है कि सबके मॉडल से अच्छा आपका मॉडल हो, क्योंकि कौन क्या कर दे कोई जान नहीं सकता। इसलिए आप अपना जो भी मॉडल है उसको शेयर करिए, हम लोग उसको देख करके उस पर सब लोग मिल करके काम करेंगे। और बल्कि मैं सभी के आपसे मॉडल एक निवेदन ये करूंगा कि उस मॉडल पे अध्ययन करके यदि आप लोग उचित समझते हैं तो एक दिन हम उसी पर चर्चा रख लें। और बिल्कुल जो बिल्कुल सभी उसी पर विद्वान चर्चा होगी। जिन्होंने कोऑपरेटिव में और बहुत अपने अपने स्तर पर बहुत अच्छा काम किया है, अच्छी अच्छी वैरायटी डेवलप की है, उन सब का लाभ भी हम इस मॉडल में लेने की कोशिश करेंगे, सो दैट द बेस्ट सीड जो है वो अवेलेबल हो। बहुत तो बहुत मेरे धन्यवाद ख्याल से गुप्ता जी। यदि यदि आप हमें मौका देंगे, और आपके जो जितने भी लोग हैं जिन्होंने वर्षों की कल तपस्या आपको की ही है, कल कल आपको ही पूरा उसकी अपने विषय पर ही चर्चा रखनी है। कल आप ही मॉडरेटर रहेंगे और आप ही पूरी अपनी जानकारी हम लोगों के बीच में रखेंगे। उसके लिए मैं अभिषेक जी से कहूंगा कि कल आपकी जिम्मेदारी है अपनी कोऑपरेटिव सोसाइटी जो हम लोगों की बनी हुई है, अपने लोगों को एक मार्गदर्शन देना। आप मार्गदर्शन दीजिए, हम लोग सब लोग मिलकर काम करेंगे। अब हमारे बीच में भाई कमलानंद जी आ गए हैं, हम उनके भी कुछ मुखार बिंदु से सुनना चाहेंगे, आशीर्वाद चाहेंगे। भाई कमलानंद जी। भाई कमलानंद जी हमारे अगर कहीं व्यस्त ना हो तो दो शब्द कह करके कुछ बताएं हमको। मैं प्रोफेसर संजय कुमार शर्मा जी से चाहूंगा कि अपने कुछ हेलो शब्द हेलो रखें। जी। हेलो
मैं भी कुछ हाँ जी बात कहना बोलिए, चाहता हूँ। बिल्कुल बोलिए बोलिए, पहले ही मैंने बोला था आपको, बोलिए। मैं सभी सभी सदस्यों को, सभी ना विद्वान लोगों को प्रणाम करता हूँ, और मैं ये चाहता हूँ कि डॉक्टर सुभाष तेलंगे जी से निवेदन करना चाहूंगा, और गुप्ता जी से भी निवेदन करना चाहूंगा कि वो अपने मॉडल को की कुछ फोटोएं हम लोगों को उपलब्ध कराएं, व्हाट्सएप उस पे चैट पे, व्हाट्सएप पे। और हम लोग और अपना ना प्रोजेक्ट का भी ना हम लोगों को उपलब्ध कराएं, जिससे कि ना हम लोग उससे प्रेरणा लेके आगे कार्य कर सकें। इसी के साथ मैं अपनी बिल्कुल बिल्कुल वार्ता को विराम देता हूँ। अपनी बात। बिल्कुल, आपकी मनोकामना पूरी होगी। जल्दी ही आपको सारी चीजें मिलेंगी। और मैं चाहूंगा कि अगर हमारे कमलानंद जी खाली हैं तो 2 मिनट के लिए अपने शब्दों से हम लोगों के दिल को आच्छादित करें। बहुत बहुत जय, बहुत बहुत धन्यवाद गुप्ता जी की जय हो। प्रणाम प्रणाम गुप्ता जी, आपके बारे में बहुत अच्छा ये जो आप प्रयोग कर रहे हैं, मेरा बहुत बहुत आपको अभिनंदन, शुभकामनाएं। अभी जो प्रेमानंद जी ने बोला, इसी तरह इंदौर के पास में भी एक 30-40 एकड़ जमीन है, अग्रवाल जी का बार बार आता है कि भाई कुछ करो। तो मेरे 2 अनुरोध है अभी इस कार्यक्रम में, क्योंकि ये दमदारों का कार्यक्रम है और अभी इसमें करीब 20-25 लोग आ जाते रहते हैं। एक गुप्ता जी से ये जो उन्होंने बताया किसानों वाला वगैरह, उसको लेकर जो आसपास के 4-5 जिले हैं, मेरा अभिषेक जी से अनुरोध होगा कि एक तो कानपुर का ले ले, क्योंकि गौशाला है, ये है वो है, उनको मिलवा दीजिए, गुप्ता जी से बातचीत वगैरह करवा दीजिए। एक तो, और दूसरा गुप्ता जी के आसपास में जो 3-4 जिले हैं, जैसा ये जो दत्ता शरणानंद जी महाराज वाला है, तो उसमें वो ऑलरेडी एक गौशाला का वो बना चुके हैं, गौ अभयारण्य। 10 उनको और दोना पूरे मध्य प्रदेश में है। तो मैं भाई प्रेमानंद जी से अनुरोध करूंगा कि उसके बारे में अभी जी के सब मालूम है, वो पंडित जी जो है अपने, उनको सब मालूम है, जैन जी को सब मालूम है, तो उसको कर ले। तो पहला हो गया 3-4 जिलों में माँ बाप वाला प्रोग्राम। दूसरा प्रोग्राम हो गया ये जो गौशाला वाला, जो 10 काउ सेंचुरी देनी है। और गुप्ता जी का ये इतना बड़ा वो पुलिस का और उसका अनुभव रहा है, तो सब हो जाएगा इजीली। दो, तीसरा मैं ये चाह रहा, गुप्ता जी की नेतृत्वशाला करके एक अभिषेक जी एक प्रोग्राम चलाइए बराबर, जैसा आप चला रहे हैं, हमारे चमोली जी चला रहे हैं, वैसा एक प्रोग्राम। क्योंकि गुप्ता जी का पुलिस का भी अनुभव है, इतने साल का ये भी अनुभव है, रिटायरमेंट के बाद का भी अनुभव है, तो एक बहुत अच्छा उसे गति आ जाएगी। बस मेरा एक ही अनुरोध है सबसे कि क्लैरिटी के अभाव में कंफ्यूजन रहता है, तो गिर 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 बातचीत होती है, निकलता नहीं। तो अपन ये क्लैरिटी के साथ ब्रेविटी और एक्शन प्लान, गति कैसे बढ़े, तो 6000 ब्लॉक में जब जाएंगे तब जाएंगे। अभी तो कम से कम जो 40-50 ब्लॉक है आपके ये क्या नाम है, ये बुंदेलखंड वाले, जिसमें जैन जी ने और हमने और पंडित जी ने जाके बहुत अच्छा काम किया। वो एमपी साहब भी मिले थे जो 4 बार चुनाव जीत कर आए हैं, एक पैसा खर्चा नहीं किया। तो ये जो अपवाद है, तो मेरा तो यही अनुरोध है प्रेमानंद जी महाराज कि आप इसमें लोकल जिला आपके प्रतिनिधि बनाइए, जिले के प्रेमानंद, और उनके साथ में जिले में गति कैसे आए। आपके पास में अभिषेक जी में बहुत बड़ी शक्ति है, और अभी गुप्ता जी मिल गए हैं, इतना लंबा अनुभव, और ये सब काम आ जाएगा। तो मेरी बहुत बहुत शुभकामना है। कल मैं शायद म्यूनिच में जाऊंगा, वहाँ कुछ कार्यक्रम है। अगर यूरोप में अपने कोई संपर्क हो, हमारा कोशिश ये है कि चूंकि मामला सब तरह से गड़बड़ 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 बिगड़ा हुआ है, तो कई स्तरों पर काम करना है। उसमें एक है फंडिंग वाला भी। अगर 5-6% का ईमानदारी का पैसा मिले, 200% सिक्योरिटी वाला, तो ये देश भिखारी वाला या 15-20% वाला नहीं है। ये बेसिकली कम खर्चे वाला है, जिसको अपन बोलते हैं जुगाड़ू मॉडल वाला देश है। तो आइए मिलकर काम करते हैं। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन जरा जो भी करते हैं उसको जरा अभिषेक जी थोड़ा रिकॉर्डिंग करवाते जाइए, अपना ये पॉइंट्स वो सारे अपने को नेतृत्वशाला में काम आ जाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और आप कभी कभी जैन साहब को भी बुलाइए, इतना बड़ा उनका भी काम है, और आपके खुद के अपने बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स हैं। तो आइए मिलकर उंगली की मुट्ठी बनाते हैं। शुभकामनाएं, सबको प्रणाम, सबको प्रणाम। जय हो गुप्ता जी की, जय हो। मजा आ गया गुप्ता जी, प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने अपने 2 शब्दों से हम लोगों को एक ताकत भरी हमारे लोगों के अंदर। दिलीप पडालकर जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं? दिलीप जी, दिलीप पडालकर।
आपका हाँ बोलिए। ठीक है, मैं सुन रहा हूँ, तो मेरे ख्याल से ऑर्गेनिक के ऊपर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। और बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, और लोगों को भी मालूम होना चाहिए कि ऑर्गेनिक की कीमत क्यों ज्यादा है। असल में इनिशियली तो कीमत जिस रासायनिक के कीमत के बराबर ही जाता है, मगर आहिस्ते आहिस्ते उनको आदत पड़ गई तो उसकी कीमत बढ़ जाएगी। जी ठीक। राजाराम यादव जी हमारे बीच में हैं। हम चाहेंगे कि वो भी अपने कुछ शब्द हमारे बीच में रखें। राजीव भरत जी, आप अपना बात रखें। जय हिंद। मैं राजीव भारत। जय। साथियों, जी। जैसे कि प्रेमानंद जी ने भी सहकारिता को लेकर बताया है और काफी साथियों ने भी बताया है, और मैथिली शरण गुप्त जी ने भी आज आकर अपने विचार साझा किए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जो आज हम एक व्यवस्था बनाने में लगे हुए हैं, ये हम आप सभी जानते हैं, जो सहकारिता की जो व्यवस्था थी, ये हमारी जो सृष्टि थी उसकी ये ताकत थी। यानी कि अगर हम अपनी भारतीय संस्कृति की बात करें तो ये सारी व्यवस्था हमारी ताकत थी, जो कि आज छिन भिन हो चुकी है। और जो आज ये फिर हम एक व्यवस्था बनाने को लेकर चल रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण अंग है। जब एक व्यवस्था का परिवर्तन होता है तो उसमें व्यवस्था को व्यवस्थित करने के लिए व्यवस्था की जो सभी क्रियाएं होती है वो समाज में समर्पित किया जाना अनिवार्य होता है, अन्यथा व्यवस्था फिर अव्यवस्थित हो जाती है। तो जैसा कि हम आप जानते ही हैं कि हमारे भारत देश की जो सहकारिता में कई क्रियाएं ऐसी रही जो कि प्रकृति की देन रही, जिस पर आज अमेरिका पैटर्न लेता जा रहा है। तो ये जो आविष्कार चल रहे हैं, ये जो प्रयोग चल रहे हैं, इस प्रयोग के माध्यम से जो भी आविष्कार हो रहा है, तो मेरा विशेष अनुरोध है, शायद आपका भी उस पर चिंतन होगा, कि कोई भी अगर ऐसा प्रयोग करते हैं जो कि भारत की वो एक धरोहर के रूप में युगों युगों तक रहेगा, तो उसका हम पैटर्न का भी एक प्रयोग करते चले, पैटर्न भी उसका हम लेते चले। और साथ के साथ में ये जो क्रियाएं हम कर रहे हैं, ये कार्य तो वैसे हमारे देश की राजनीतिक व्यवस्था को करना चाहिए, लेकिन राजनीतिक व्यवस्था ने हमारी व्यवस्था को अव्यवस्थित करके विदेशी व्यवस्था को थोपने का कार्य किया जा रहा है। तो उसको भी धाराशायी करने के लिए, जैसे मैथिली शरण गुप्त जी जो एक सीधा चोट मार रहे हैं इस राजनीतिक तंत्र के ऊपर, भ्रष्ट राजनीतिक तंत्र के ऊपर। राजनीति में भी काफी अच्छे नेता हैं तो खुलकर सामने नहीं आ पा रहे हैं भ्रष्ट राजनेताओं के चलते। तो ऐसे भ्रष्ट राजनीतिक तंत्र पे जो चोट मारने का कार्य करने लग रहे हैं मैथिली शरण गुप्त जी, पुलिस आईपीएस हैं, और साथ के साथ में हमारे जसवीर जी हैं, जसवीर सिंह, और अमिताभ ठाकुर जी हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने सिस्टम को देखा है, सिस्टम को झेला है और सिस्टम से लड़े हैं। तो मेरा अनुरोध है कि हम इस क्रिया को भी बहुत गंभीरता से लें, और एक जो नेतृत्वशाला है, इनके नेतृत्व में हम एक मुख्य रूप से वक्ताओं के रूप में हम जसवीर जी हो गए, मैथिली शरण गुप्त जी हो गए, अमिताभ ठाकुर जी हो गए, इस तरह के जो लोग हैं, जब सिस्टम के लोग हमारे साथ में आएंगे या इस नेतृत्वशाला में अपने विचारों का नेतृत्व करेंगे, तो मेरा मानना है कि जो भी सहकारिता को लेकर जो कार्य किया जा रहा है उसमें कहीं बल मिलेगा। प्रेमानंद जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने जिनके भी नाम बताए हैं, आपको अभिषेक जी से बात करके उनकी नेतृत्वशाला में उनकी आप में आकर के अपने विचार रखें, पूरी तरीके से संभालें मंच को और मार्गदर्शन दें, बहुत जरूरी है। और हमारे बीच में और कोई भाई अपनी बात रखना चाहते हैं तो रखें, अपना माइक खोल करके अपनी बात को रख सकते हैं। हमारे बीच में डॉक्टर ओम प्रकाश आनंद जी भी हैं, वो अगर कोई बात अपनी रखना चाहें, कोई सुझाव देना चाहें, रख सकते हैं, कानपुर से हैं। और प्रोफेसर संजय कुमार शर्मा जी, राजाराम यादव जी, रमेश बोचरे जी, सचिन अवस्थी जी, सचिन पाटिल जी, तुलसीदास मडास जी, अगर हमारी बात को सुन रहे हो तो कृपया अपने माइक को ऑन करके अपनी बात को रखें। जी भाई साहब, मैं पूछना चाह रहा था, ये मल्टी यूटिलिटी कोऑपरेटिव सोसाइटी है,
इसमें कितने राज्यों के लोग जोड़ना पड़ते हैं और किस तरीके से इसका फॉर्मेशन हो सकता है, ये जानना चाहूँ। देखिए, मल्टीपर्पज जो सोसाइटीज हैं, अभी जो हम लोग एक मल्टीपर्पज सोसाइटी से अपने लोगों ने जो टाई अप किया है, तो पूरे इंडिया की एक बनी हुई है, पूरे भारत में वो काम कर रही है। तो उसमें मेन जो प्रदेश है, अगर आप उत्तर प्रदेश के हैं तो उत्तर प्रदेश के लोग मेन बॉडी में होने चाहिए, और बाकी तो सदस्य आप ऑल इंडिया से कहीं भी लोगों को जोड़ सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपकी जो मेन वर्किंग बॉडी है, जो 7 लोगों की या 11 लोगों की जो कमेटी होती है जिसमें अपने पदाधिकारी बनते हैं, वो अपने प्रदेश के ही होने चाहिए। जहां तक मेरा ये विचार है, मैंने बात भी करी थी आनंद जी से इसके विषय में, और भी आपको कोई जानकारी लेनी होगी तो आपको मिल जाएगी। जहां तक मेरा इरादा यही है, और मेरी जहां तक समझ से, एक प्रदेश, अगर आप किसी प्रदेश की कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाना चाहते हैं तो उसके लिए प्रदेश के ही लोग होने चाहिए, बाकी सदस्य तो आप कहीं के भी बना सकते हैं। और बताएं सचिन जी, और कोई सवाल हो तो बताएं। बस यही पूछना था कोई भाई साहब, अपनी, यही हाँ पूछना था ठीक है। मल्टी। हमारे बीच में और भी महारथी लोग हैं, परंतु कोई अपनी बात को रख नहीं रहा है, तो क्या समझा जाए कि मीटिंग का वाइंड अप का समय भी हो रहा है। और बलदेव जी, हाँ तुलसीदास जी, आप बोलिए कुछ जो बोलना चाहते हैं। मैं महाराष्ट्र से बोल रहा हूँ। जी ये आज का विषय अच्छा है, सहकारिता। सहकारिता यानी इसकी ताकत बढ़ जाती है किसानों की। जी हेलो, किसानों की हाँ जी, ताकत बोलिए बढ़ बोलिए। जाती है, किसानों की ताकत बढ़ जाती है और आर्थिक सक्षमता, आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर किसान बन सकता है। इसलिए किसानों को जो खेती के माध्यम से और खाद्यान्न जो माध्यम से उसके ऊपर प्रोसेसिंग किया, उसका ब्रांडिंग किया, पैकेजिंग किया अच्छा, तो भारत भर उसको मार्केटिंग के डिमांड रहता है और दाम भी अच्छा मिलता है। ये सहकारिता की ताकत है। आर्थिक समस्याएं कम हो सकती है और देश अपना आत्मनिर्भर हो सकता है। इसके लिए आज जरूरी है कि ताकत सहकारिता की। जी जी, बिल्कुल सही बात है आपकी। देखिए, ये छोटे से तो छोटे व्यक्ति को अगर हाँ ऊंचाइयों पर पहुंचाना है, छोटे हाँ से तो छोटे किसान को अगर ऊंचाइयों हाँ, पर पहुंचाना है। संगठन की जरूरत है। जी जी जी, वही और हमारा हम लोगों ये का काम, सबका प्रयास है। हाँ, आप महाराष्ट्र में बताएं तो बहुत बताएं। ही सहकारिता के माध्यम से डेयरी प्रोसेसिंग, फूड प्रोसेसिंग, ये सभी काम चल रहा है और उसका दाम भी किसान को मिल रहा है अभी। धन्यवाद। आप अपने क्षेत्र में क्या कर रहे हैं इस समय? अभी तो मैं कि अभी 30 साल से मैं अभी जो महिला बचत गट रहते हैं और युवा रहते हैं जी उनके लिए मैं एज रोल सक्सेसफुल भूमिका करता हूँ। पैकेजिंग के ऊपर, ब्रांडिंग के ऊपर, मार्केटिंग के ऊपर। और भारतीय कृषक समाज का मैं प्रसिद्धि प्रमुख हूँ, नालंगे सर के साथ रहता हूँ। जी जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और सभी काम हम अच्छे तरीके से कर रहे हैं। अब आज मॉडल खड़े कर रहे हैं आज। अब हमारा एक गांव है इधर से खपली गहू करके है, उसके ऊपर प्रोसेसिंग काम चल रहा है और किसानों को सही दाम मिल रहा है। बिल्कुल मिलेगा। देखिए, सहकारिता में वो पावर है हाँ, कि सबको सहकारिता ही सबके पावर अपने, है, इसलिए इसलिए सबको संगठन ही सबके जरूरी अधिकार है। मिलेंगे। हाँ, अधिकार मिलेगा, दाम मिलेगा, काम मिलेगा और सभी को अच्छी तरह रहने के सुविधा ही मिलेंगे और वो आगे बढ़ सकता है। किसान किसान की समस्याएं कम हो जाएगी। जी ये जी जी, सहकारिता की बहुत ताकत है। बहुत 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 धन्यवाद आप सभी लोगों का। अगर किसी को और कुछ बोलना है, कुछ अपने विचार रखने हैं, तो आप अपने विचारों को रखें, अपना माइक ओपन करके। मैं दिनेश बड़गुजा बोल रहा हूँ एमपी से। हाँ जी हेलो। जी, बोलिए बोलिए। हाँ, आज के जो अपने विषय आए वो बहुत अच्छे से आए और जो मुझे एक इसमें समझ में आया, जैसे पहले जो भी अपने सहकारिता को अपन एक दिशा देना चाहते हैं, तो दिशा देने के लिए एक तो जो अपना ये उद्देश्य है ये बहुत अच्छा है, और जो अपनी ये बनी है एक नया एक जो अपना उपक्रम चालू हुआ है, तो इसमें जो सबसे पहले विषय आया था कि प्रत्येक जिले में, है ना,
प्रत्येक जिले में पहले तो इसकी कमेटी वगैरह बने अपनी सहकारिता से रिलेटेड, पहले जो भी काम हुआ है उस विषय में भी बताया। एक तो जो काम हुआ है तो हम अपने स्तर पे उसका एक एनालिसिस करें कि वो सक्सेस कैसे हुआ, उसमें किन लोगों का कैसा किस माध्यम से हुआ। फिर अपने जो जिले रहते हैं, अलग अलग जिलों की अलग अलग चुनौतियां है। कहीं तो कृषि भूमि बहुत है और कहीं पे लेबर है। तो सहकारिता लेबर में भी हो, जो विषय आया था अभी पीछे एक हिसाब ने रखा था कि सहकारिता लेबर स्तर पे भी हो, सहकारिता किसान स्तर पे भी हो, सहकारिता उसकी जो हम एक जिले में ही अगर पूरा एनालिसिस करेंगे, अगर हम ब्लॉक स्तर पर करेंगे तो एक ब्लॉक कहीं प्रोडक्शन देने की कैपेसिटी रखता है तो दूसरा ब्लॉक उसको खपत करने की कैपेसिटी रखेगा। कहीं पे जैसे सिटी का माहौल रहता है तो वहाँ खपत है, तो वहाँ पे हम सहकारिता इसमें भी कर सकते हैं कि उसकी पैकेजिंग ब्रांडिंग से लेके जो युवा है अपने वहाँ के जो पढ़े लिखे युवा, उनके बीच में सहकारिता कर सकते हैं कि आजकल तो मोबाइल या कंप्यूटर का ये अधिकतर ये जानते हैं, तो वहाँ पे अपने युवाओं में कोई बेरोजगार है जो पैकेजिंग वगैरह का या इससे संबंधित, हम उनको कुछ ना कुछ उपक्रम से जोड़ सकते हैं, सहकारिता उसमें भी। इस प्रकार से सभी जो मॉडल है आपस में जब ये होंगे तो, क्योंकि ब्रांडिंग का बहुत चलन है आजकल, तो उससे रिलेटेड भी जो एजुकेटेड युवा है उनका भी सहयोग लेना, उनमें भी सहकारिता बनाना पड़ेगी कि उनके माध्यम से ही वहाँ पे एडवर्टाइजिंग जैसा माहौल बने कि भाई हम हमारे ही जिले की वस्तु हमारे जिले में हम उपयोग करें। पहले तो हमारे जो तहसील में बन रहा है उसका उपयोग करें, एक तहसील का अपने जिले में दूसरे तहसील खपत हो। तो इस टाइप से जब हम आगे बढ़ते जाएंगे तो उसका पूरे समाधान पे पहुंच पाएंगे। बहुत अच्छे विषय आए आज, ये बहुत अच्छा लगा। ये बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सहकारिता का मतलब ही होता है कि सबके हुनर की व्यवस्था को आगे लेकर के बढ़ना, जो जिस काम में माहिर है उसको वो काम देना। हम लोग जो अपनी कम्युनिटी डेवलपमेंट कर रहे हैं, जो भी अपनी टीम का बढ़ावा कर रहे हैं कि टीम जो बढ़ाई जा रही है चारों तरफ, वो जिला लेवल, ग्राम लेवल, ब्लॉक लेवल और प्रदेश लेवल की बनाई जाएगी। आज ये पठान जी बोल रहे हैं कुछ। अभी किसी ने आवाज दी है, कौन कुछ बोलना चाहते हैं बता दें नाम अपना। तो सहकारिता के माध्यम से बहुत कुछ किया जा सकता है, ये हम आप सभी लोग जानते हैं, और सभी के अपने अपने विचार, सभी के अपने अपने कार्य करने का एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म होता है सहकारिता। हम कैसे सहकारिता में सफल हों, इसके लिए आज तमाम लोगों ने अपनी अपनी चर्चाएं की। हम लोगों ने आपस में चर्चा करी, अपने अपने विचार सभी लोगों ने रखे। हमको लगता है कि सभी लोग इस बात से सहमत होंगे, और जो लोग सहकारिता से जुड़ करके काम करना चाहते हैं वो अभिषेक जी के माध्यम से किसी ग्राम सभा को, ब्लॉक को एडॉप्ट करके, जो हमारा कार्यक्रम चल रहा है कि किसी ब्लॉक को एडॉप्ट करके उस पूरे ब्लॉक की ग्राम सभाओं को एक मॉडल देने का रूप जो हम लोग बना रहे हैं उस पर चर्चा करें, और अभिषेक जी से अपना नाम लिखाएं, अपने ब्लॉक का नाम लिखाएं, अपने ग्राम का नाम लिखाएं। जिस ब्लॉक में या जिस जिले में आप काम करना चाहते हैं उस जिले की यूनिट बना करके हम लोग काम करेंगे, और जो लोग अपने उद्यम लगाना चाहते हैं वो भी हमारे बीच में निकल करके बाहर आएं और अपनी बातों को रखें, उनके उद्यम भी लगवाए जाएंगे। मार्केटिंग की चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अलग अलग सेक्टर बना करके हम लोग काम कर रहे हैं। कोई प्रोडक्शन करेगा, कोई किसानी करेगा, हमारे लिए बीज तैयार करेगा, उसके बाद हम उसको प्रोसेसिंग करेंगे, उसके बाद हम उसके माल को पूरा खरीद करके अपने ही कोऑपरेटिव के माध्यम से जनता तक पहुंचाएंगे, अगले जिलों में पहुंचाएंगे। अगर हमारे जिले की मांग पूरी हो रही है हमारे कोऑपरेटिव के माध्यम से, तो हम अदर जिले और अदर स्टेट भी कवर अप करेंगे। प्रयास ये होगा कि जिस जिले का जो भी प्रोडक्शन है वो उसी जिले में खपत हो, जिस प्रदेश का जो प्रोडक्शन है वो उसी प्रदेश में खपत हो। उसके बाद अगर डिमांड और मैन्युफैक्चरिंग बढ़ती है, डिमांड हमारे प्रदेश में कम होती है, तो हम अदर स्टेट में जाकर के उसकी व्यवस्थाओं को देखेंगे, और अधिक हमारा प्रोडक्शन होता है तो हम
मल्टीनेशनल चीज बना रहे हैं, मल्टीनेशनल सहकारिता बना रहे हैं। अभिषेक जी से हम चाहेंगे कि अब आकर के अपने शब्दों से हम लोगों के बीच में कुछ अपने शब्द रखें और मीटिंग को वाइंड अप की ओर ले चलें। अभिषेक जी, और किसी को कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं, अभी समय है अपने पास 8 मिनट का। डायरेक्ट 10 बजे अपनी मीटिंग समाप्त हो जाएगी। समय तो ज्यादा हो गया है, लेकिन आज अभी भी अवसर दिया जा रहा है। अगर किसी को कोई बात रखनी है तो अपनी बात रख सकते हैं बेझिझक, क्योंकि नाम जिसका लेते हैं जब वो माइक माइक ऑन नहीं करते हैं तो ये लगता है कि वो कहीं व्यस्त हैं। जैसे राजा राम जी हैं, हमारे साइकोलॉजिस्ट जो बोल चुके हैं हमारे, और हमारे रमेश बोचरे जी हैं, संजय कुमार शर्मा जी हैं, एक पठान जी भी कोई शामिल हुए हैं, जीवेश पांडे जी। आप लोगों में किसी को अगर कोई वक्तव्य अपना रखना है तो आप रख सकते हैं। सचिन पाटिल जी, हाँ बताएं सचिन पाटिल जी। सचिन पाटिल जी, लगता है आपके नेटवर्क में प्रॉब्लम लग रही है। हेलो, हाँ जी बोलिए। हाँ जी, आवाज सुन रहे हैं? हाँ जी सुन रहे हैं। हाँ, मैं कह रहे हैं कि सब मैं विस्तार से सुना। लेवल में ग्राम पंचायत को कोई अडॉप्ट करना चाहता है सहकारी के। मेरा एक सुझाव ये था कि जो पुराने जो कोऑपरेटिव कोई सचिन जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। अभिषेक जी, क्या आप मौजूद हैं मीटिंग में? आपकी आवाज नहीं आ रही सचिन जी। चलो आप ठीक लेफ्ट है, मैं करके कल बात कर लेता हूँ आपसे। हाँ, बलदेवराज जी, बलदेव जी देखिए थैंक मीटिंग यू। को आगे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ मैं सुन रहा हूँ जी, सुन रहा हूँ आपकी बात। बलदेवराज जी, अब समय हो गया है। लगभग हाँ जी, सभी हाँ जी, लोगों ने अपने वक्तव्य रख दिए हैं, जिनके नाम नाम तो मैंने सभी के ले लिए। भाई साहब, मैं अगर मैं कोई एक चीज पूछना चाह रहा हूँ। भाई साहब, मैं एक चीज आप पूछना बताएं। चाह रहा हूँ। बताइए बोलिए बताइए। बोलिए। देवानंद जी महाराज, सलाम, मैं चाह रहा था आपसे ये जानना कि अगर हम कोऑपरेटिव पे काम करते हैं और अगर हम रोजगार पे काम करते हैं, तो क्या एआई को, टेक्नोलॉजी को, ड्रोन को और बड़े उद्योगों को कोऑपरेटिव में लाना चाहिए या नहीं? लाना चाहिए, बिल्कुल लाना नहीं, चाहिए। मैं सुनिए तो बात तो सुनिए। मेरा ये कहना है कि यहाँ पे दो अलग अलग विषय हैं। एक विषय है सहकारिता बढ़ाओ, और एक विषय है सर्कुलर इकोनॉमी बनाओ। ऐसी व्यवस्था क्रिएट करो कि जो लोग लौट के आ रहे हैं एआई के कारण या और कई जगहों से, उन लोगों को हम फिर से यहाँ व्यवस्थित कर पाए, हम अपना परिवार बना पाए, सहकार से गांव में प्रेम बढ़ा पाए, और ऐसी व्यवस्था जनरेट कर पाए कि जो लोग यहाँ नौकरी के लिए मारे मारे फिर रहे हैं, ये नौकरी की तरफ ना जाए, जैसे एक समय पुराना भारत था। तो ये दो अलग अलग चीजें हैं। अगर हमको सिर्फ सहकारिता तक स्थिर रहना है कि नहीं, हमको सिर्फ सहकारिता बढ़ाना है, तो फिर हमारे लिए ये विषय पर्याप्त है कि सहकारिता में जितना ज्यादा पैसा आएगा, जितना जितना बड़ा प्लांट लगेगा, हमको कोई बुराई नहीं। और दूसरा ये है कि जो समस्याएं आने वाली हैं आगे वाले समय, पर्यावरण की है, जैविक की है, और दूसरी चीजें, उनको हम संभालने के लिए अभी से कुछ ऐसी व्यवस्थाएं बनाएं जो छोटी हैं पर प्रभावकारी है। क्योंकि हम परेशान हैं मशीनों से, हम परेशान हैं ऑटोमेशन से। जितने रोजगार जा रहे हैं, जितनी समस्याएं बढ़ रही हैं, बहुत बड़ा ऑटोमेशन का है। तो क्या हम
सर्वांगीण सोच से काम विचार करें, या हम सिर्फ एकांगी सोच पे कि नहीं हमको यही करना है, यही यही भविष्य है, यही लक्ष्य है, यही सब कुछ। तो लक्ष्य क्या होना चाहिए, और क्या ऐसी कोऑपरेटिव सोसाइटीज हमको खड़ी करना चाहिए जिसमें भरपूर रोजगार हो, चाहे बहुत ज्यादा प्रॉफिट ना हो। ये मेरा प्रश्न है। बहुत सही अप्पा, आपका बहुत अच्छा प्रश्न है। और इस पर हम लोगों का जो कोऑपरेटिव का जो कार्यक्रम चल रहा है, इसमें सबसे मेन बात तो यही है अपने बीच में कि ज्यादा से ज्यादा रोजगार का सृजन हो सके, ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार दिया जा सके, छोटे पैमाने पर या बड़े पैमाने पर। जो आधुनिकीकरण, जो मशीनीकरण आया है, इससे बर्बादी के सिवा कुछ नहीं आया है। हमारे बचपन में जो कार्य हुआ करते थे, तो जब हम 15-20 साल के हुए तो उनको बर्बादी होते हुए मैंने देखा। ट्रैक्टर के आ जाने से बर्बादी हुई, क्योंकि एक मशीन का प्रवेश हुआ, हमारे गौवंश की कदर खत्म होने लगी। इसी तरीके से जो मशीनीकरण हमारे देश पे हावी होता चला जा रहा है, उससे हमारे जितने भी कामगार लोग थे उनको काम से मुक्ति मिल गई, उनको काम ही नहीं मिल रहा है, क्योंकि मशीनें काम कर देती हैं। एक एक मशीन 50-50 लोगों का, आदमियों का काम कर रही है। टोकलैंड है, जेसीबी है, ये सारी चीजें वहां के लिए होनी चाहिए जहां पे मैन पावर नहीं है। लेकिन क्या करें, अपनी सरकार को क्या बताएं, अपनी सरकार के विषय में किससे रोएं, क्योंकि जिसके सामने रो उसकी आंखें नहीं है, देख नहीं रहा है, ना उसके कान है। तो मशीनीकरण वहां के लिए, जैसे ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया जैसी जगह जहाँ पे मैन पावर की कमी है, अगर आप वहां पे होटल खोलते हैं तो आपको धनिया प्याज अपने हाथ से ही काटना होगा, प्लेटें भी आपको अपने हाथ से ही धोनी होंगी। जहाँ पे मेन पावर है वहां पर ज्यादा मशीनीकरण का उपयोग गलत है। लेकिन इसको रोक कौन सकता है? कोई नहीं, क्योंकि आजकल ठेकेदारी का समय आ गया है। हर जगह ठेकेदारी चल रही है। हमारे विभाग में जितने भी जिले के विभाग हैं, वो डीएम भी ठेकेदारी कर रहा है, कमिश्नर भी ठेकेदारी कर रहा है, सबके अपने परिवार के लोग ठेकेदारी कर रहे हैं। हमको ऐसे तमाम सूचनाएं मिला करती हैं। तो मशीनीकरण ने तो हमारे पूरे देश को बर्बाद किया है। आज भी लोग मशीनीकरण की तरफ भाग रहे हैं, आधुनिकीकरण की तरफ भाग रहे हैं। पेड़ों की कटान रोकने की क्षमता किसी की नहीं है, पेड़ लगाने की क्षमता किसी की नहीं है। लेकिन जो जैसा चल रहा है उसका विरोध एक मौन तरीके से किया जा रहा है, अलग अलग तरीके अपनाए जा रहे हैं। अगर संगठित होकर के हम लोग किसी पर विचार करें। सचिन जी, आपका प्रश्न बहुत। महाराज जी, बोलिए। मेरा ये निवेदन था महाराज जी कि इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है कि आप हो, हम हो या कोई और हो। ये सब इस बात पे एक मत है कि सनातन की व्यवस्थाओं के अलावा कोई विकल्प नहीं है विश्व के पास। इस बात पे हर आदमी सहमत है कि हमारी भारतीय परंपराओं से जिएंगे तो ज्यादा सुखी रहेंगे, ज्यादा व्यवस्थित रहेंगे। इस बात से भी हर आदमी सहमत है कि रोजगार बढ़ाना पड़ेगा, बहुत मजबूरी है। अगर नहीं बढ़ेगी तो आने वाले समय में एआई की मार से जो स्थितियां आएंगी उसमें सरकार भी बहुत बड़ी समस्या में आएगी और जनता तो आएगी। ये बड़ी साफ बात है कि पिछले 70-75 सालों में हमारे घर में आग लग जाती है तो उसके लिए भी हम सरकार को दोष देते हैं। हम रास्ते में गिर जाते हैं, उसके लिए भी सरकार को दोष देते हैं। जब रोजगार नहीं होगा तो सिर्फ सरकार को दोष दिया जाए। और ये सरकार की गलती नहीं होगी, ये पुरानी गलतियां जो हैं उन गलतियों का भोग हम भोग रहे हैं। तो क्या हम सरकार को समझा सकते हैं कि भैया आगे आने वाली व्यवस्थाएं ये हैं, देख लो, समझ लो आगे कैसे चलेगा और चिंतन कर लो, मदद करो, काम करने लोग तैयार हैं, उनको साथ लो। अभी तक जो 75 साल में नेहरूवियन सोच और वामपंथी सोच की सत्ता चलती थी,
वो हमारे जैसे लोगों को रोकती थी। उसने नियम बनाए थे, उसने कानून बनाए थे। 75-80 सालों में यही कानून बने हुए। वो कानून ने आदतें खराब की, सोच खराब की, और उन कानूनों के कारण बहुत से सरकारी अधिकारी, बहुत से नेता, बहुत से ऐसे लोग जो काम करना चाहते हैं वो भी नहीं कर पाए। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि एक अधिकारी आता है और सामने से बताता है कि साहब ये तो नियम नहीं है, ये करोगे तो दिक्कत आ जाएगी, और फिर कुछ समय के बाद सीबीआई आएगी और आपको भ्रष्टाचार में मुक्ता देगी, या ये नियम क्या गलत है। तो हिम्मत ही नहीं पड़ती किसी की। जिस व्यवस्था को बनाने वाले लोगों की सोच सत्ता में बदल गई, तो अब हमको दक्षिणपंथी व्यवस्था के हिसाब से प्रशासन को नहीं बदलना चाहिए। प्रशासन को उस हिसाब से नहीं सोचना चाहिए क्या जो आवश्यकताएं हैं आज की वैश्विक आवश्यकता, वो आज अलाइन करती हैं हमारी विचारधारा से, हमारी सोच से। इसके पहले वो अलाइन नहीं करती। उस समय सिर्फ जीडीपी जीडीपी जीडीपी, बड़ी बिल्डिंग, बड़ा वो। अब स्थिति क्या है? प्रकृति चीख रही है, चिल्ला रही है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, हालत खराब है। पर सरकारें इसलिए डरी हुई हैं कि जो पृथ्वी चाह रही है अगर वो हम करेंगे तो अगली बार हम बाहर हो जाएंगे चुनाव की व्यवस्था से। मरना तो कभी तय है ही, सुधार भी नहीं है। समझिए, मीडिया है, दूसरी चीज है, वहां पे भी इन चीजों की चर्चा कम है। सचिन जी, आपकी बिल्कुल सही बात है। असल में जो चर्चाएं हम लोग 20-25 लोग मिलकर यहाँ करते हैं, अगर इसको पब्लिकली किया जाए तो बेहतर होगा। और समाज को मैं क्षमा सुधारने का मांग काम भी सहकारिता का है। भाई साहब, मैं वही कह रहा था कि अगर हम ड्रोन की जगह पारंपरिक खेती में जा रहे हैं, अगर हम यूरिया की जगह खाद में जाए, तो क्या हम लोगों को रोजगार नहीं दे सकते? क्यों नहीं दे दे? सकते हैं। गांव नहीं, मैं में तो महिलाएं अगर ड्रोन वगैरह के खिलाफ हूँ, लेकिन जो लोग आधुनिकीकरण में फंसे हुए हैं, फंसे रहे हैं, हमें उससे कोई लेना देना नहीं। क्योंकि नहीं तो मैं तो कभी इन चीजों का प्रयोग न तो सब मैंने आज तक किया है, न मैंने सरकारी कोई मदद ली है। 60 साल का हो गया भाई हूँ, साहब, अभी तक मैंने कोई सरकारी मदद नहीं ली है। पंडित जी, मैं एक बात बोलता हूँ, इसको समझिए। जी आज के समय में जो व्यवस्था है वो प्रदर्शन की है। मेरे पास कितनी बड़ी गाड़ी, मेरे पास कितना पैसा। जी जी जी। पहले आदर्शों की थी, जो जितना आदर्श पालन करेगा उसको उतना सम्मान मिलेगा। तो व्यवस्थाएं बदली हैं, बहुत सारी चीजें बदल गई हैं। पर इसका ये मतलब है कि हम सबको कम से कम ये मालूम होना चाहिए कि हमको अंत में पहुंचना कहाँ है। वो कौन सा पॉइंट है जिस पॉइंट के बाद से प्रकृति सुधरना शुरू हो जाए, हमारा धर्म स्थापित होना शुरू हो जाएगा, हमारी गांव की और ये व्यवस्था जो है ज्यादा शुद्ध हो जाएगी, ज्यादा पर्यावरण होगा शुद्ध, हमारी गंगा साफ हो जाएगी। कोई पॉइंट ऐसा खोजना पड़ेगा और सबको दिखाना पड़ेगा कि भाई साहब ये पॉइंट है, इसकी तरफ चलें। अभी हर आदमी अलग अलग तरफ भाग रहा है, सारे घोड़े एक तरफ नहीं है। तो मेरा ये विशेष निवेदन है कि व्यापार पेट पालने की मजबूरियां सबके पास हैं। उसके हिसाब से अगर कुछ गलत हो भी रहा है तो ठीक है, अब जितना सही हम कर सकते हैं उतना सही करते हैं। हम बड़े परेशान हैं। इसके पहले भी एक ये कमल भाई साहब के यहाँ एक कोई थे, वो भी बड़ा इंटरनेशनली इंटरनेट पे बना रहे थे यूनिवर्सिटी में। भाई साहब, व्यवस्थाएं गड़बड़ हैं, वो वहां से जहां से सरकारें जन्म लेती हैं, सरकारें नहीं, संविधान जन्म लेता है, वहां से नियम गढ़े गए हैं,
उस संविधान को बनाया उसने जो रानी के बड़े खास थे। वो संविधान चल के यहाँ तक आया है, उसको चलाया भी उन लोगों ने जो उसी मानसिकता के थे जो लंदन और हार्वर्ड में पढ़ते। आज भी आपको अखिलेश यादव में और क्या नाम है राहुल गांधी में वो वेस्टर्नाइजेशन दिखता। उनको नहीं समझ में आता दक्षिण पंथ, उनको नहीं समझ में आता गाय गोबर और ये चीज। तो हमको अगर इस तरफ आना है भाई साहब, तो निवेदन ये है कि भाई रोटी कमाने के लिए जो कर रहे हैं वो करें, पर कोशिश करें कि हम और ज्यादा सस्टेनेबल हो जाए। मैं तो भांग में जब से लगा हूं, मैं पैसा कमाने के लिए आया, बिल्कुल इंडस्ट्रियल माइंड से आया। उस पॉलिसी को सुधारने की कोशिश की थी कि जिससे हम भी पैसा कमाएं और दुनिया का हर आदमी पैसा कमाए और देश में विदेशी सीड बिके। उसके लिए मैंने चिट्ठी लिखी उत्तराखंड सरकार। इसके बाद समझ में आया नहीं ये गलत हो रहा है, इससे बायोडाइवर्सिटी चैलेंज हो जाएगी, तो उसका विरोध किया। फिर लगा कि इससे रोजगार पलायन, पर्यावरण, भांग से ये सारी चीजें ठीक होंगी, तो भांग को प्रमोट करने का मन नहीं है। आज इस स्थिति में पहुंचे हैं कि हम एक संगठन के रूप में तैयार हैं और एक हिस्सा उसका भांग का रोजगार में और बाकी सारी चीजों में, सहकारिता में, सब में लगा। ये विचार अब यहां तक आए हैं। आप लोगों की बात सुनते हैं, उनके चिंतन करते हैं, तो लगता है कि हाँ, आज के पहले जो सोचते थे, विचार करते थे, गलत था। इसके लिए मैं दोष दूंगा कमल भाई का, उन्होंने लगाई हुई है आदत में। मेरा तो भविष्य ठीक हो गया, पर अभी भी दिमाग में वो बातें काटती है, यार कहीं फंस तो नहीं गए, कहीं गलत तरफ तो नहीं आना, क्योंकि हो तो कुछ रहा नहीं, दिखता कुछ है नहीं। तो ये जो चीजें हैं सबके मन में चल रही हैं। मेरा एक छोटा सा निवेदन था कि जैसे हम गाय पे कुछ कर रहे हैं, रोज रोज कर रहे हैं, तो गाय के लिए एक मीटिंग करें। हमारे यहाँ जितने गाय वाले लोग, सबको बुलाएं, 4-5 दिन 7 दिन कहीं किसी आश्रम में बैठे, उनसे सबसे बोले भाई अपने मॉडल लिखना, लिखे करें, बैठ के वहां चिंतन करें और क्षेत्रीय हिसाब से कुछ मॉडल बनाते, जो लोग करना चाहते हैं उनको देना चाहिए। भांग पे भी हम यही करने वाले हैं आगे, कि जो आयुर्वेद के लोग हैं वो आयुर्वेद का हिस्सा पकड़ें, हम लोग कोशिश करें, सबका अलग अलग डिपार्टमेंट और एक विचार देने की दिशा, तो काम बन जाए। जल पे जो काम कर रहे हैं उनको अलग, और फिर जब ये सारे लोग इकट्ठे हों, तो फिर इनकी वो सहकारिता की क्लास, फिर इनकी ग्राम स्वराज की क्लास, फिर रोजगार और पर्यावरण की क्लास, ऐसे कुछ कोर्स भी डिजाइन करिए। धर्म पे भी हो सकते हैं। जब स्वामी जी बैठे हैं, स्वामी जी जान रहे हैं शास्त्रों में जो लिखा है वो कितना ज्यादा पर्यावरण हितैषी है। वहीं से तो कुटुंब की परंपरा निकली, वहीं से तो वर्ण व्यवस्था निकली, वहीं से तो सारी चीजें निकली जिसके हम अभी चिंतन करते हैं। पेड़ नहीं काटना धर्म ही तो सिखाता है। तो हमारे पास वो लीडर्स हैं संत समाज में, और हमारे पास वो लीडर्स हैं आज संगठनों में, जो जानते हैं ये चीजें कि कब हुई है, कैसे हुई है, कैसे की जाती है। पूरी दुनिया जानना चाहती है, सीखना चाहती है। कमल भाई साहब लोग वहां जाते हैं तो सिखाते, इनको निकाला जाए, तो इस पे काम किया जा सके। तो ये मेरा ऐसा विचार था। और एक चीज और भी कहना चाहूंगा कि हमारे जो वॉलंटियर्स हैं या ऐसे लोग हैं जो खुद कोई काम कर रहे हैं
और सिर्फ उसी को कर रहे हैं, पर वो उनमें कैपेबिलिटीज है कि वो दूसरे काम में भी काम दे सकते। ऐसे लोगों का चयन भी जरूरी हो गया। मैं नहीं कर पाया, और मैं आप सब लोगों से प्रार्थना करता हूँ कि अगर आपके पास ऐसे कुछ वॉलंटियर्स हो तो आप हमको भी बताएं। सोशल मीडिया के लिए कोई अच्छा वॉलंटियर जो छोटे छोटे वीडियोस बना सके, जो इस तरह का काम करे। कुछ ऐसे वॉलंटियर्स चाहिए जो सहकारिता को, कोऑपरेटिव इसको समझते हो, सेक्शन इसको समझते हो, जो हमको गाइड कर सकें कि हाउ टू रन इट। पूरी टीम हमारी तैयार है। अब अभी कंपनी को स्टार्ट करी है, अब इसके बाद स्टार्ट करने का है। तो इसमें भी आप लोग कोई सहयोग कर सके तो बहुत अच्छा होगा। वैसे मैं एक सूचना जरूर दूंगा। मैं कल यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर मेरा टिकट कंफर्म हो गया तो मैं जबलपुर हरिद्वार वाली जो गाड़ी है उससे मैं हरिद्वार पहुंचूंगा परसों। तो भाई साहब, अगर हम लोगों में से कोई वहां मिल सके तो हमारा निवेदन है कि हम मिलना चाहिए। धन्यवाद भाई साहब, इतना ही। चलिए, आप सूचित करिएगा अगर हरिद्वार के लिए आप निकल रहे हैं तो सूचित करिएगा, अगर जब निकलें उसके पहले। तो जो भी भाई अपने, क्योंकि ये वर्चुअल मीटिंग जो हम लोगों की हो रही है, फेस टू फेस जब बैठ कर बात करेंगे उसमें बहुत फर्क पड़ेगा। और वॉलंटियर आपको जिस तरह के भी आपके पास हैं या नहीं है, उनकी सबकी व्यवस्था बनाई जाएगी। और पॉइंट टू पॉइंट जो भी के विचार हैं, सर्वसम्मत से उसी प्रकार से कार्य योजना बना करके कार्य किए जाएंगे, जिससे कि अपनी सहकारिता के माध्यम से, अपने जिले के माध्यम से इतना बड़ा काम किया जाए कि प्रदेश की सरकार भी उस पर नमन और वंदन करे। हमको ऐसा कुछ मॉडल तैयार करने की जरूरत है। आप जिस क्षेत्र में माहिर हैं उस क्षेत्र में काम करिए। सभी माहिरों को एक छत के लाने, एक छत के नीचे लाने का काम ही सहकारिता का है, जो हम लोग बाखूबी करेंगे। हमारे बीच में और भी अगर कोई भाई, आज बहुत समय हो गया, तो हम चाहेंगे कि मीटिंग को यहीं पर विराम दिया जाए और कल फिर मिलते हैं 8:15 बजे। जय हिंद, जय भारत। अभिषेक जी या हमारे संचालन में बलदेव राज जी थे, वो तो दिख नहीं रहे हैं मीटिंग में। अभिषेक जी भी नजर नहीं आ रहे हैं। तो होस्ट ही मीटिंग को वाइंड अप कर सकता है। कृपया अभिषेक जी को अगर कोई भाई फोन करके, मैं करवा दूंगा, मैं उनसे बात करके कर। हाँ हाँ जी, जी हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, धन्यवाद। जय श्री राम, जय हो, जय हो।